कल आप लोगों को जानकारी दी गई कुछ व्यवहारिक बातें हैं जो हमारे जीवन में आती है, उन्हीं पर कल चर्चा हुई। कल हमने बहुत जल्दी में ठीक से आपको समझा नहीं पाया, उस कमी को हम आज भरपाई सुधार करने की कोशिश करेंगे और आज धीरे धीरे आपके समझ में आ जाए, ऐसे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। तो कल जो चर्चा हो रही थी उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। आज हम ये चाहते हैं कि कल तो जड़ी बूटी संबंधी कुछ बातें हुई, कुछ ऐसे भी होते हैं कि प्रारंभिक जानकारियां जैसे हमारे पास आ जाए, हम प्राथमिक उपचार के रूप में कुछ काम कर लें तो परिस्थितियां सुधर जाएगी, बात आगे नहीं बढ़ेगी। तो सबसे पहले बात तो आती है उस क्रम में कि हम बीमार क्यों होते हैं, क्योंकि बीमार होने के कारणों को हम जान लेंगे, उससे बचाव करेंगे, बीमार होंगे नहीं। उसमें कुछ पहली बात आती है असंयम। किस तरह का असंयम? आहार का असंयम, विहार असंयम, भोजन का असंयम और प्रकृति के विरुद्ध आचरण हम करते हैं, इसके कारण हम बीमार हो जाते हैं। दूसरा, मौसम परिवर्तन। मौसम परिवर्तन होता है तो सर्दी जुकाम हो जाती है, ठंड के दिनों में पैर फट जाते हैं, फिर वात पित्त कफ का परिवर्तन होता है, इससे भी लोग बीमार हो जाते हैं। तीसरी बात आती है मांसाहार की। आज हमारे खान पान में लोग मांस, अंडा, मछली गरिष्ठ भोजन करते हैं, तामसी भोजन करते हैं और उसके कारण भी पेट की अतड़ियों को अतिरिक्त दबाव पड़ता है और उससे स्वास्थ्य खराब होता है। अगला है दूषित जीवाणु, जैसे गंदे जगह में रहना, गंदी हवा लेना, गंदी पानी का उपयोग करना, अशुद्ध भोजन करना, ये भी हमारे बीमारी के कारण है। अगला है मादक द्रव्यों का सेवन, जैसे शराब है, गांजा है, भांग है, चरस है, बीड़ी सिगरेट है, तंबाकू है, गुड़ाखू है, ये सभी हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है, इससे भी रोग उत्पन्न होते हैं। अगला है पौष्टिक आहार की कमी। हम जो भोजन तो करते हैं किंतु उसमें पौष्टिकता की कमी होती है, शरीर को जो पोषण चाहिए वो पर्याप्त नहीं मिल पाता। अगला है व्यायाम, योग, प्राणायाम से आदि न करना और शारीरिक श्रम की असंतुलन। अगला है वंशानुक्रम, खून से संबंध, पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ बीमारियां होती है, इन कारणों से हम बीमार होते हैं। तो इन कारणों से हम बचने का प्रयास करेंगे, अपने आहार विहार भोजन को ठीक करेंगे तो बीमार नहीं पड़ेंगे। आज जो हम चर्चा कर रहे हैं, हम लोगों ने पाटन ब्लॉक में 5 दिन का एक स्वास्थ्य शिविर करवाया था और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए भिलाई रामनगर मुक्तिधाम में भी ये शिविर हुआ था। उसमें मढ़िया बाबू जी ने एक सिलेबस बनाई थी, उसका थोड़ी पृष्ठभूमि मैं आपको बता दूं। ये तो 5 दिन का पूरे एक सिलेबस है, संक्षिप्त में आपको चर्चा करते हुए आज कुछ अनुभव की बातों को और आगे बढ़ाएंगे। इसमें बाबूजी ने जो सिलेबस बनाई है, सबसे पहले स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण। स्वस्थ व्यक्ति होते कैसे हैं? जिसका वात पित्त कफ तीनों दोष समान अवस्था में हो, वो स्वस्थ व्यक्ति। वात पित्त कफ तीनों दोषों को समावस्था, शरीर के अंदर की अग्नि का समावस्था, रक्त, रस, रक्त, मांस, भेद, अग्नि, मज्जा और शुक्र, इस 7 धातुओं की समावस्था, मल मूत्र पसीना अर्थात इन मलों के निष्कासन का ठीक होना, आत्मा इंद्रियों एवं मन में प्रसन्नता का अनुभव होना, ये स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण है। दूसरा, शरीर क्या है? ये तो आप सब जानते हैं, क्षितिजल पावक गगन समीरा पंचरचित या अदम सहीरा, 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है। रोग क्या है? ज्यादा विस्तार से करूंगा तो समय ज्यादा लग जाएगा, मेन बात को बताता हूँ। रोग क्या है, इस पर चर्चा होती है। मनोरोग की गंभीरता, परिवार में तनाव से कैसे बचे, मानसिक स्वास्थ्य वर्धन कैसे हो, इन बातों पर चर्चा होती है, यहाँ से शुरुआत होती है। फिर प्राथमिक चिकित्सा, बीमार हो जाते हैं तो प्राथमिक चिकित्सा के रूप में हम क्या करें? जैसे कब्ज हो गया तो कब्ज के लिए हम क्या करें? सुबह उठते ही 3-4 गिलास पानी पी लें,
पानी पीने से और ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटिचाग्रासन जो कल मैंने बताया था, इससे कब्ज ठीक हो जाएगा। पेट फूल रहा है या दर्द हो रहा है तो अजवाइन 3 ग्राम गुड़ के साथ गोली बना के गुनगुने पानी में ले ले। ठीक है ना भाई साहब, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही किसी को? नहीं, ठीक है, ठीक। अगला है पाचन के लिए। यदि खाना नहीं पच रहा है, क्योंकि ये सामान्य सी बात होती है, त्योहारों में हम लोग कुछ ज्यादा खा लेते हैं, शादी ब्याह में ज्यादा खा लेते हैं, तो अपच की एक समस्या बनी रहती है। तो इसके लिए 3 ग्राम जीरा को थोड़ा आग में गर्म कर लीजिए। उससे क्या है, पीसने में सुविधा हो जाएगी। गर्म करने से मतलब थोड़ी अंदर की नमी खत्म हो जाएगी। और उसको पीस कर 3 ग्राम शक्कर, यानी जितना जीरा है उतना ही शक्कर मिला के पानी के साथ सुबह शाम 3 दिन तक पी लीजिए। आपका पाचन क्रिया ठीक हो जाएगा। कोई जहर पी लेता है, मान लो कई बार हो जाता है, घर का आसपास में कोई लोग आत्महत्या करने के दृष्टिकोण से जहर पी लेते हैं, तो उसके लिए तुरंत उपचार करिए। आप 1 गिलास पानी में 1 मुट्ठी नमक घोलकर पिला दीजिए, उससे उल्टी हो जाएगी उसको। और यदि उल्टी नहीं होती है तो फिर उसी तरह पिला दीजिए और इस तरह उसको उल्टी करा दीजिए। उल्टी होने के बाद 1-2 बार उल्टी करा दीजिए, फिर उसको हॉस्पिटल पहुंचा दीजिए। ऐसे मैं जब अभी एक बस्तर क्षेत्रों में गया था, तो एक भाइयों ने बताया कि ये जो गूलर होता है, गूलर के फल को पीस के पानी में घोल के पिला देने से भी जहर के असर को खत्म करता है, ऐसा उन भाइयों ने बताया। तो गूलर का भी अपन उपयोग कर सकते हैं, जहर को काटने में काम आता है वो। कहीं कट गया, सब्जी काट रहे हैं और कुछ काम कर रहे हैं, कहीं कट गया, खून निकल गया, तो तत्काल तुरंत पीसी हल्दी लगा दीजिए उसमें। कुत्ता, बिच्छी या जैसे दतैया इस तरह का कोई काट दिया, तो जहां पर काटा है उसी जगह पर लहसुन पीस कर लगा दीजिए। जैसे उल्टी हो रही है, कॉमन हो जाता है, उल्टी हो जाती है, तो तुलसी घर में होती है, तुलसी के पत्ते का रस 1 चम्मच और शहद मिला के पिला दीजिए उसको। दस्त हो रहा है तो 10 तुलसी पत्र, 1 मासा माने 1 ग्राम जीरा शहद के साथ दिन में 3 बार उसको दे दीजिए। बहुत जैसे बुखार आ जा रहा है ना, तो बुखार के लिए इसमें लिखा 20 तुलसी पत्र, 10 काली मिर्च को चाय जैसा उबाल कर गुड़ डालकर पिला दीजिए दिन में 2 बार। और ऐसे भी बुखार के लिए हमें अपने घरों में गिलोय, जिसको हम लोग गुरुज बोलते हैं, और कालमेघ, ये दोनों को रखिए। जब भी किसी को बुखार हो तो तुरंत काढ़ा बना के पिला दीजिए, कभी आपको डॉक्टर के शरण में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये प्राथमिक उपचार के साथ साथ फिर एक ये नेचुरोपैथी प्राकृतिक चिकित्सा के अंतर्गत आता है, तो ये भी हम लोग उस 5 दिन के सिलेबस में जोड़े हुए हैं, पंचकर्म की विधियां। इसमें उल्टी करा देते हैं वमन, पंचकर्म में उल्टी करा दीजिए पहले। उल्टी कराने से जैसे हमारे पित्त शरीर का है वो निकल जाता है, अपच भोजन है वो निकल जाता है। तो ज्यादा से ज्यादा पानी पी लीजिए गले तक, और गले तक पानी पी के 2 उंगली मुंह के अंदर डाल के आगे पीछे करिए, आपको उल्टी हो जाएगी। दूसरा विरेचन, विरेचन माने पेट साफ करना। जुलाब की गोली दे देते हैं, दस्त कराने वाली गोलियां दे देते हैं और उससे उनको दस्त करा देते हैं 5-6 बार। जैसे दस्त कराने के लिए सबसे बढ़िया सनाई पत्ती है ना, सनाई पत्ती का चूर्ण 3 मासा गर्म जल के साथ दे दीजिए, सुबह शाम देंगे, उससे उनका पेट साफ हो जाएगा, तुड़ियों में चिपके हुए मैल बाहर हो जाएगा। अगला है मालिश, स्नेहन बोलते हैं उसको, मालिश करते हैं। मालिश कर दीजिए शरीर की, तिल्ली के तेल से या गाय के घी से शरीर की खूब मालिश करें, जिससे ऊपर की सूक्ष्मता दूर हो जाए। और शरीर के अंदर की रुग्णता को दूर करने के लिए गाय की घी 1 तोला सुबह शाम पीने को दें। तिल्ली की लड्डू गुड़ के साथ बनाकर सुबह शाम खाने को दें। अगला है बस्ती। बस्ती मतलब है पेट जब साफ नहीं होता तो एक एनीमा पार्ट होता है, एनीमा पार्ट में जल भर के थोड़ा नींबू का रस निचोड़ के मलद्वार में उसको बाएं करवट सुला के और दाहिने पैर को मोड़ के मलद्वार में थोड़ा घी लगाकर, है ना, उसकी टोटी मलद्वार में लगा देते हैं और वो एनीमा पार्ट को थोड़ा ऊपर में रखते हैं। धीरे धीरे वो पानी पेट के अंदर चला जाता है और फिर सीधे उसको लेटाकर
हल्का से उंगलियों में पेट को दबाते हैं और उससे उनका दस्त होने जैसी स्थिति आ जाती है तो तुरंत उसको दस्त के लिए भेजते हैं, इससे पेट उनका साफ हो जाता है। कई लोगों को रोज दस्त नहीं होता, 1 दिन 2 दिन में होता है, उन लोगों के लिए ये नीमा पाठ बहुत ज्यादा अच्छा है, इसको बस्ती कहते हैं। अगला है डूस। ये डूस बहनों के लिए ही है, जैसे हम लोग एनीमा लगाते हैं वैसे ही बहनों को योनि मार्ग की सफाई के लिए, गर्भाशय की सफाई के लिए उसी तरह उसको उपयोग करते हैं। अगला है कुछ, अब हम चाहते हैं कि भाई हमको कुछ रेडीमेड दवा मिल जाए, हम बीमार हैं तो तुरंत बाजार से जाके खरीद के ले आए, क्योंकि जड़ी बूटियां तो हर जगह उपलब्ध नहीं हो पाएगी। तो हमें ये भी मालूम हो कि कौन सी बीमारी में कौन कौन सी पेटेंट जड़ी बूटियां हैं जिसको हम तुरंत खरीद के लाएं और उपयोग कर लें और स्वस्थ हो जाए। तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको नोट करा दूं, ठीक है ना भाई साहब, समझ में आ रहा है ना? जी जी जी, ठीक है, ठीक। जैसे बुखार आ गया, सामान्य बुखार आ जाता है तो हमको कोई भी आयुर्वेदिक की दुकान में अमृतारिष्ट मिल जाएगा। अमृतारिष्ट चूंकि बनता है गिलोय से, गुरुज जिसको हम बोलते हैं, यदि आपके गांव में गुरुज का पेड़ है या गिलोय का, उसी को गिलोय बोलते हैं, इसी को अमृता भी बोलते हैं। अमृता इसलिए बोलते हैं कि देवासुर संग्राम जब हुआ था अमृत के लिए, तो छीना झपटी में वो अमृत का एक बूंद इसी पेड़ पर गिर गया था, ऐसा मान्यता है, इसीलिए उसका नाम अमृता है। और महाऔषधि है, बहुत सारी बीमारियों में काम आता है। तो अमृता का आप काढ़ा पिला लीजिए यदि चूर्ण है तो, नहीं तो हमारे शक्तिपीठों में भी चूर्ण मिल जाता है, उसका काढ़ा पिला दीजिए। और यदि रेडीमेड खरीद के लाना चाहते हैं तो कोई भी आयुर्वेद की मेडिकल में आपको अमृतारिष्ट मिल जाएगा, उसको ले आइए, सुबह शाम उसको 2-2 ढक्कन लगभग 10 ml के लगभग पिला दीजिए। दूसरा है कास, खांसी आती है तो उसके लिए रेडीमेड दवा है द्राक्षा सौ, द्राक्षारिष्ट, वासाकल, तालिसादि चूर्ण, सीतोपलादि चूर्ण, कासवटी गोली, इस तरह के रेडीमेड दवा है। और यदि आपको घरेलू उपचार करना है तो सबसे बढ़िया है भचकटैया, जिसको हम कंठकारी बोलते हैं, और अड़ूसा, जिसको अड़ूसा को वासा भी बोलते हैं, इनका काढ़ा पिला दीजिए या इनका चूर्ण खिला दीजिए, ये भी उसमें काम आता है। मैं दोनों तरह की चीजें आपको बताते जा रहा हूँ। अगला है खाद। खाद यानी खुजली, खुजली हो जाती है तो खुजली का कारण मुझे जो लगता है, आजकल क्या है, हड़बड़ी का समय है, एक तो शहरों में पानी की कमी है, तो जो हम कपड़े धोते हैं उसमें कास्टिक का अंश, या हम निरमा घड़ी इस तरह के पाउडर से भी कपड़े धोते हैं, उसमें सिलेरी के अंश रह जाते हैं। आप देखना, जिस कपड़े को आप सुखाते हैं फिर से आप साफ पानी में 1-2 बार उसको डुबाइए, देखना उसमें कुछ झाग के अंश दिखाई पड़ेंगे आपको। तो वही कास्टिक के अंश या स्लरी का अंश कपड़े में रुक जाता है, हम हड़बड़ी में ठीक से उसको सफाई नहीं कर पाते और सुखा देते हैं, और वही कपड़ा जब हम शरीर में पहनते हैं तो वही हमारे शरीर में चिपक कर हमको खुजली पैदा करता है। इसलिए कपड़े की सफाई अच्छे से हो, उसमें झाग के अंश ना रहें, कास्टिक के अंश ना रहें, अच्छे से साफ पानी में सफाई हो, उससे खुजली का बचाव हो जाएगा। दूसरा, बहुत टाइट कपड़े हम पहनते हैं, उससे भी हमको खुजली होती है, तो थोड़ी ढीला कपड़े पहने ताकि शरीर के अंदर हवा मिले। और रेडीमेड औषधि के रूप में आप खदीरारिष्ट बाजार में आपको मेडिकल मिल जाएगा, महामंजिष्टादि काढ़ा और मारीच्यादि तेल। और आपको लोकल जड़ी बूटी चाहिए तो सबसे बढ़िया औषधि है खाद खुजली चर्म रोगों के लिए चरौटा, हम छत्तीसगढ़ में जिसको चरौटा बोलते हैं, और आयुर्वेद में उसको चक्रमर्द बोलते हैं। चक्र मतलब गोल, मर्द माने मर्दन करना, जो गोल गोल हमारे शरीर में चर्म रोग हो जाते हैं उसका मर्दन करता है, इसलिए उसका नाम चक्रमर्द ही है। और खुजली की, चर्म रोगों की सबसे अच्छी औषधि है, और हमारे छत्तीसगढ़ में प्राय हर गांव में मिलता है। तो आप चरौटा ले आइए, उसका चूर्ण बना के उसको खिला दीजिए या उसका काढ़ा पिला दीजिए चाय की तरह बना के। अगला है प्रसूति रोग, जैसे जचकी वाली बहनों के लिए है, जो बहनें डिलीवरी हो जाती है उसको 10 मूला रुष्ट पिलाना चाहिए उसको। अगला है श्वेत पदर, रक्त पदर, ये बहनों की ही समस्या है, इसके लिए आपको अशोकारिष्ट मेडिकल में मिल जाएगा, या अशोक का पेड़ का छाल मिल जाए, जैसे मैंने कल बताया था फैलने वाला अशोक, उसका छाल को ला के आप उसका काढ़ा बना के भी आप पिला सकते हैं। काढ़ा से मतलब है किसी औषधि को 4 गुना पानी में पकाना और 1 गुना बच जाए तो उसको काढ़ा बनाना मानते हैं। जैसे 4 कप पानी में पकाइए, अब 1 कप बच जाए तो काढ़ा,
अब यदि इतना आपके पास समय नहीं है तो कम से कम आधा बचा लें, आधा पानी उठने दें। अगला है अतिसार एवं पेचिश। जिस कल मोतीलाल बाबूजी की मैं बात कर रहा था, उसने मुझे बताया कि वो तो बोले बेटा मैं तो मर गया होता, 6 महीने तक मेरा दस्त रुकता ही नहीं था, पेचिश होता था और मैं इतना दुबला पतला हो गया कि कोई नहीं कहता कि मैं बच जाऊंगा। यदि मैं आज जिंदा हूं तो कूटच के बदले जिंदा हूं। तो उसी कूटच से बनता है कूर्जा रिष्ट, और उसी को हम लोग गांव की भाषा में कोरिया बोलते हैं, और उसी कोरिया के बीज को इंद्रजौ की बीज बोलते हैं। तो ये हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत सारे जंगलों में है कूटज। उसको 2 प्रजाति के होते हैं, सफेद कूटज और काला कूटज, दोनों काम आता है। और आपको कूटज मिल जाता है आसानी से, तो कूटज ले लीजिए। जैसे हम औरी आश्रम में थे तो हमारे पहाड़ी के ऊपर में बहुत कूटज था। उसका जो फली होती है मुनगा की फली कितनी लंबा होके दोनों का नोक आपस में जुड़ जाता है, हरे रंग की फलियां होती है उसकी लंबी लंबी मुनगा की साइज में, तो वो कूटज है। तो कूटज से ही कुर्जारिष्ट बनता है। एक कैसा भी पुराना से पुराना पेचिश हो, ये इसको ठीक कर देता है कूटज। अगला है रक्त प्रदर, ये महिलाओं के लिए है। इसके लिए लोध्रासव बाजार में आपको मिल जाएगा। लोध्र से ही लोध्रासव बनता है, या तो लोध्र का चूर्ण दे दीजिए या रेडीमेड खरीद के लाना है तो लोध्रासव दे दीजिए। अगला है अर्श यानी बवासीर। बवासीर की बहुत समस्या है, और बवासीर का कारण है तेल मिर्च मसाला खटाई बासी भोजन, है ना। और सबसे बड़ा दोषी है हमारा होटल। आप देखे होंगे जो होटल खुलता है वो उस बचे हुए तेल को कभी नहीं फेंकता, उसी में डालता है फिर बनाता है। पता नहीं कितने हजारों बार वो तेल उबल गया होता है। तो वो तेल, इस तरह के तेलों की चीजों को हमको खाने से बवासीर होता है। यानी बवासीर का कारण यही कि पेट ठीक से साफ नहीं होता। मल साफ नहीं होने से 1 दिन 2 दिन रुक जाता है तो वो मल कड़क हो जाता है, और आदमी जब ताकत से मल करता है तो वही कड़क मल द्वार को छील देता है। तो यदि छील के यदि ब्लड आ गया तो खूनी, और पस आ गया तो बादी, खूनी बादी बवासीर ये कड़क मैल के कारण ही होता है। इसलिए आदमी को ऐसा भोजन करे, या जैसे पतला दस्त करना है, कड़क मैल से बचना है, तो पपीता खाएं आप। पपीता सबसे बढ़िया पेट साफ करने के लिए। भोजन करने के बाद रात शाम को एक भोजन के बाद एक केला खा लें। केला पपीता ये एक नरम दस्त कराता है, नरम दस्त होने से आपको बवासीर नहीं होगी। यदि बवासीर हो गया है तो अभियारिष्ट आपको मेडिकल में मिल जाता है, अभियारिष्ट आप ले सकते हैं। यदि श्वास की तकलीफ है तो श्वास में कनकासव या वासाकल्प, ये दोनों आपको मेडिकल में मिल जाएगा। और मैंने वो बताया आपको कंठकारी अड़ूसा, ये भी श्वास में काम आता है। वात रोग है, यदि कल कुछ बहनें हमारे भाई लोग जैसे वात की चर्चा कर रहे थे, वात रोगों के लिए महारासनादि काढ़ा, 10 मूला रिष्ट, 10 मूला 10 तरह की जड़ी बूटियों के मूल से बनता है। महानारायण तेल, ये मालिश के लिए। महाविष गर्भ तेल, योगराज गुग्गुल, महायोगराज गुगल। और अभी हमने हमारे गांव में हमने इनका प्रयोग किया था। चिंतामणि रस की गोली आती है, बहुत महंगी होती है, 150 रुपए के लगभग एक गोली आती है, मगर इतना गारंटेड है कि आप एक गोली खिलाएंगे दूसरे दिन ही आपको या उसी दिन ही आपको एहसास होने लगेगा फायदा हो रहा है कि नहीं। तो ये चिंतामणि रस की गोलियां भी बहुत अच्छा लाभकारी है वात रोगों में, लकवा रोगों में। अगला है रक्तस्राव। रक्तस्राव यदि हो रहा है तो उसी रासव मिल जाएगा आपको मेडिकल में। पेशाब में यदि जलन हो रही है तो मेडिकल में आपको चंदनासव मिल जाएगा। और मैंने कल सरल और का आपको बताया था कि पानी ज्यादा से ज्यादा पिए, पानी की कमी से ही पेशाब में जलन होती है। और तुरंत घरेलू उपचार के रूप में धनिया, मिश्री और सौंफ, ये तीनों को आधा आधा चम्मच मिला के सुबह शाम आप 1-1 गिलास पानी में पी लें। तो और ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, ज्यादा से ज्यादा पानी पिएंगे तो पेशाब से आपकी शरीर की गर्मी निकलती चली जाएगी। और रेडीमेड लेना तो चंद्रांश। अगला है रक्तवर्धक, खून बढ़ाने के लिए लोहा सौ आपको बाजार में मिल जाएगा। और हमारे छत्तीसगढ़ में भथुआ भाजी होता है, भथुआ भाजी में लोहा का अंश बहुत होता है, और हम लोग उसको जनरली खाद
खरपतवार के रूप में निकाल के फेंक देते हैं, किंतु है बहुत अच्छी। सबसे ज़्यादा उसमें लौह तत्व पाया जाता है, आयरन तत्व उसमें होता है बथुआ भाजी में। रुचिवर्धक, रुचिवर्धक है द्राक्षासव, और रुचिवर्धक के रूप में हम जीरा और सौंफ, जीरा को पीस के थोड़ा शक्कर मिला के खा सकते हैं, ये भी रुचिवर्धक है। जैसे पहले जन्माष्टमी में हमारे पंडित जी लोग पंजीरी बांटते थे धनिया से बनाकर, वो भी रुचिवर्धक है। अगला है कृमि। कृमि की पहचान क्या है? देखना ज्यादातर बच्चों में कृमि होती है, तो जिन बच्चों के पेट बाहर निकल रहा है और पैर, हाथ, शरीर के अंग, दूसरे अंग पतले दुबले हो रहे हैं, तो समझिए उसके पेट में कृमि है। क्यों? प्रोटीन तत्व को कीड़ा खा जा रहा है और कचरा उनके शरीर में, पेट में भरता जा रहा है, इस कारण पेट का आकार बढ़ रहा है। दूसरा, यदि वो बच्चा सोता है और सोते हुए हालत में उनका हाथ यदि मल द्वार में जाता है तो समझो कृमि है, क्योंकि रात में कीड़े उसको काटता है तो मल खुजलाने के लिए हाथ सहजता से ही मल द्वार में चला जाता है। यदि बच्चा रात को सो के दोनों दांत को आपस में यदि काटता है तो समझो उसको कृमि है। जिस बच्चे को ठीक से भूख नहीं लगती, माँ बाप को जबरदस्ती दबाव बना के डांट के खिलाना पड़ता है, तो समझो उसके पेट में कृमि है। तो ये सब लक्षण है कृमि के। तो यदि कृमि है तो यदि रेडीमेड आपको चाहिए तो विडंग आसव आपको मिल जाएगा, या विडंग चूर्ण, वाई विडंग चूर्ण हमारे स्टॉल में बिकता है, वाई विडंग चूर्ण आप दे सकते हैं। यदि आपको घर में बनाना है तो हम लोग अपने स्वावलंबन में गटागट की गोली बनाते हैं। गटागट की गोली 2-2 गोली सुबह शाम दे दीजिए, कृमि भी खत्म हो जाएगी और भूख नहीं लगने की समस्या भी खत्म हो जाएगी। उसको खाने से बच्चा आपको मांग के भोजन करेगा, तो आप गटागट की गोली आप खिला दीजिए। बाल रोगों पर अरविंदासव, ये बाजार में मेडिकल में आपको मिल जाएगा, अरविंदासव सुबह शाम 2-2 ढक्कन पिला दीजिए। बुद्धिवर्धक, बुद्धि बढ़ाने के लिए, याददाश्त बढ़ाने के लिए, और खासकर विद्यार्थियों के लिए सरस्वता अधिरिष्ट संपुष्पी चूर्ण भी, या उसका सिरप भी, संपुष्पी सिरप भी मिलता है, उसका चूर्ण भी मिलता है। और संपुष्पी हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत होता है। जिस जमीन में लिपटी हुई बेल होती है, पतली सी गोल गोल लगभग पत्तियां होती है उसकी, और शंख के जैसा सफेद फूल होता है। शंख के जैसा सफेद फूल होने के नाम है, उस कारण ही उसको शंख पुष्पी बोलते हैं। ये दिमाग के लिए सबसे अच्छी औषधि है। यदि कहीं कहीं पर ब्राह्मणी मिलती है, हमारे यहाँ नहीं है, ज्यादातर अमरकंटक या जैसे हिमालय की तराई में मिलता है, तो आप ब्राह्मणी यदि मिल जाए तो ब्राह्मणी भी बहुत अच्छी बुद्धिवर्धक है। कमजोरी यदि है तो कमजोरी के लिए, खासकर भाइयों की कमजोरी के लिए सबसे अच्छी कोई ताकत की औषधि यदि आयुर्वेद में है तो वह अश्वगंधा है। अश्वगंधा रिष्ट आप पिला दीजिए या अश्वगंधा चूर्ण खिला दीजिए। किंतु अश्वगंधा को मार्च से जून तक नहीं लेना चाहिए, क्योंकि गर्म करता है। मार्च से जून के बीच यदि हम गर्मी के दिनों में लेंगे तो हमको चक्कर ला सकता है। लेना यदि बहुत मजबूरी है तो कम मात्रा ले लें, 1-2 ग्राम 3 ग्राम तक लें, और बाकी समय में हम कम से कम 5 ग्राम लें। बहनों के लिए ताकत के लिए सबसे अच्छी औषधि है वो सतावर है। दूध के साथ हम बहनों को ताकत के लिए सतावर दें, और भाइयों के लिए अश्वगंधा। हृदय रोग के लिए अर्जुनारिष्ट। अर्जुनारिष्ट बनता है अर्जुन से, अर्जुन मतलब कौहा। हमारे छत्तीसगढ़ में कौहा हर गांव में मिलेगा, तो आप कौहा का छाल ले आइए और कौहा के छाल को कूट के उसको पाउडर बना के रख लीजिए। यदि ताजा मिलता है तो उसको कुचर के 2-4 गिलास पानी में पकाइए, 1 गिलास बच जाए तो छांट के पिला दीजिए। सबसे अच्छी दवा है हृदय रोग की। और हृदय रोग के रोगी को चाय बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। चाय उसके लिए जहर है, एक तरह से धीमी जहर, स्लो पॉइजन। इसलिए चाय छोड़ दें, उसके बदले में आप कौवा का चाय बना के पी लीजिए। शोध एवं पथरी के लिए, शरीर के अंदर कहीं भी सूजन है तो उसके लिए सबसे अच्छी औषधि है पूर्णासव या पूर्णनवा रिष्ट या पूर्णनवा चूर्ण। इसको छत्तीसगढ़ में हम लोग बोलते हैं खपरी भाजी, ये पथर्री भाजी बोलते हैं। पथरेली क्षेत्रों जगह में लंबे लंबे बेल की तरह से फैलते हैं। 2 प्रजाति के होते हैं, लाल भी होते हैं और सफेद भी होते हैं, तो उसको पथर्री भाजी बोलते हैं।
ये इसी का नाम पुनर्नवा है। तो पुनर्नवा का चूर्ण या हम रिष्ट उपयोग कर सकते हैं। पथरी में भी ये काम करता है और शोध में, शरीर के अंदर सूजन में भी काम करता है। घेंघा रोग यदि है, हाथी पाँव के रोग हैं, तो सारवाद द्यासव बाजार में मिल जाएगा। नाक में यदि बदबू आ रही है, पीनस रोग है, तो तुलसी के पत्ते का रस, और नाक की ठीक से सफाई करें, छिड़क के जो कफ है उनको बाहर कर दें। दांत दर्द है, तो मैंने कल आपको बताया था दांत दर्द की बिना दवा के हम दांत दर्द को ठीक कर सकते हैं। हमारे नागेंद्र राठौर भाई साहब हैं कोरबा क्षेत्र से, उनको आए दिन दांत में तकलीफ होती थी। जब मैं रायपुर जोन में था तो एक दिन बताया, भाई साहब दांत में मुझे आए दिन तकलीफ होती है। तो मैंने कहा भाई साहब आप ऐसा करिए कि जब भी पेशाब करते हैं तो पूरी ताकत से दांतों को दबा के पेशाब करिए, तो उससे आपको तकलीफ नहीं होगी, और हमेशा करते रहेंगे तो कभी दांत दर्द नहीं होगा, कभी डेंटल कॉलेज जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है भाई साहब, समझ आ रहा है ना? जी जी जी, बिल्कुल सही। तो इस तरह दांत दर्द से बचना है तो हमेशा आप जब भी पेशाब करें याद करके पूरी दांतों की लाइन को एक दूसरे से दबा के पेशाब करें। उससे हमारे शरीर के अंदर जो पेशाब में यूरिया के जो अंश होते हैं, तो यूरिया हड्डियों को कमजोर करता है। जब दांतों को दबा के पेशाब करते हैं तो एक्सेस यूरिया की मात्रा शरीर से बाहर हो जाती है। दूसरा, कई लोगों की आदत होती है पेशाब लग गया तो रोके बैठे रहने की। जितना देर रोकेंगे हम उतना हमारे हड्डियों को कमजोर करेगा, और दांत में भी हमारा हड्डी है तो उतना ही नुकसान करेगा। इसलिए जब भी पेशाब लगे तो तुरंत पेशाब जाइए और पूरी ताकत के साथ दांतों को दबा के आप पेशाब करिए, तो आपको कभी दांत दर्द नहीं होगा। क्योंकि इसको मैंने भी आजमाया है और कई लोगों ने उपयोग किया है, और ये आयुर्वेद रत्न की किताब में लिखा भी है। और यदि रेडीमेड दवा चाहिए तो आप लौंग तेल ले लीजिए, नीलगिरी का तेल ले लीजिए। कल मैं जैसे अमृत धारा की बात बता रहा था, अमृत धारा तो इतना उपयोगी, हर घर में रहना चाहिए, बहुत सारे बीमारियों में काम आता है। उल्टी दर्द, सिर दर्द, सर्दी जुकाम, मोच का दर्द, महा उल्टी है, फिर उसका नाम है अमृत धारा, और बहुत सरल है। अपने घर में हम आसानी से इसको बना सकते हैं। जैसे थोड़ा सा पिपरमेंट, यानी 10 ग्राम हम पिपरमेंट लेते हैं तो 10 ग्राम कपूर, कपूर को भीमसेनी कपूर बोलते हैं, श्री कपूर लीजिए। और अंजवाइन शहद, जो हम अंजवाइन खाना खाते हैं उसी का एक शहद मिलता है बाजार में सफेद रंग का, जैसे पिपरमेंट के कलर में ही होता है। तीनों सफेद होते हैं, पिपरमेंट भी, अंजवाइन शहद और कपूर। ये तीनों की समान मात्रा तौल के आप एक शीशी में भर दीजिए। देखना तीनों मिलते ही आपस में क्रिया होके आधे घंटे के अंदर आप पिघल जाएगा वो, और तरल तरल हो जाएगा तेल की तरह। आपको दांत में दर्द है तो रुई में लगा के दांत दर्द हो रहा है वहां बैठ जाइए, दांत दर्द ठीक कर देगा। सर्दी जुकाम है तो यदि सहने की ताकत है, थोड़े नाक में, थोड़े गले में, थोड़े सीने में लगा लीजिए, कब बाहर कर देगा या नीचे खसका देगा। यदि सहने की ताकत नहीं है तो जोर जोर से सूंघ लीजिए उसको। उल्टी दस्त हो रहा है तो 1 चम्मच शक्कर में 2 बूंद डाल के उसको खिला दीजिए। कहीं मोच में दर्द है कहीं, तो आप वहां पर लगा दीजिए। तो ये महा औषधि है, आप अमृत धारा बना के रख लीजिए। इस तरह ये पेटेंट औषधियां बाजार के लिए मैंने बता दी। कुछ उपयोगी नुस्खे हैं, ये बहुत सारे हैं, इसलिए इसको जब लंबा हमारा 5 दिन का क्लास होगा उसमें हम आपको इसको डिटेल कर देंगे। अगला इसमें बताया है बाबूजी ने जड़ी बूटियों के से रोगों का इलाज। और जैसे हमारे शांति कुंज का ऐसे चार्ट भी मिलता है। ये देखिए शांति कुंज की हमारी फार्मेसी में जो दवाएं बनती हैं इसमें लिखा हुआ है ब्रह्म वर्चस्व संस्थान शांति कुंज हरिद्वार। इसमें 34 तरह के, ये पूरे चार्ट में 34 तरह के जड़ी बूटियों के का कैसे हम उपयोग करते हैं, कौन सी बीमारी में कितनी मात्रा में लेना चाहिए, डिटेल इसमें लिखा हुआ है। तो ये आज संक्षिप्त में इसको बता दी हूँ, आगे जब लंबी क्लास होगी तो डिटेल बता देंगे। तुलसी, अकेले तुलसी 34 प्रकार की बीमारियों को ठीक करती है। कौन कौन सी बीमारी में कैसे तुलसी का उपयोग करना चाहिए, इसका तुलसी के चमत्कारिक गुण करके एक किताब है 7 रुपए की, उसमें आपको डिटेल आपको मिल जाएगा। अगला है स्वास्थ्य रक्षा के 24 सूत्र। हम इन 24 सूत्रों को पालन करते हैं तो हम बीमार ही नहीं पड़ेंगे, और यदि बीमार पड़ गए तो मैंने औषधि जो बताई उनका उपयोग कर लेंगे। तो ये जब 5 दिन की क्लास होगी तो हम भविष्य में आपको ये 24 सूत्रों को पूरा नोट करा देंगे। इसमें आहार विहार संयम सब सभी पर काफी विस्तार से इसको बनाया गया है।
रामायण में कुछ मनोरोग चिकित्सा के बारे में उल्लेख है, तो उस पर भी बाबू जी ने काफी अच्छा से प्रकाश डाला है, और उसका उपचार पर भी उनने, मनोरोग के साथ साथ उसके उपचार दोनों पर उन्होंने प्रकाश डाला है। मसाला वाटिका, जो हमारे घर में हल्दी मिर्च मसाले है ना, सरसों प्याज, इस तरह के जो किचन में जो चीजें होती हैं, उससे कैसे हम रोगों को ठीक करें, इसका काफी विस्तार से आपको मिल जाएगा। मसाला वाटिका करके किताब है गुरुदेव की लिखी हुई, उसमें काफी विस्तार से दिया हुआ है। समय कम इसलिए मैं इसको ज्यादा विस्तार से आज आपको नहीं बता पाऊंगा। तो आज हम चाहते हैं कि आप लोग कुछ ज्यादा प्रश्नोत्तरी के रूप में करें। कुछ चीजें ऐसी है जो आप देख के जान सकते हैं, देख देख के आप बता सकते हैं आपको फलाने को ये तकलीफ है ना। वो कैसे, जैसे मैंने एक महसूस किया जब 1971 में महासून में 1008 कुंडी यज्ञ हुआ था। उस समय मैं 5वीं पढ़ता था। मेरे पिताजी के साथ जाने को मुझे मौका मिला, क्योंकि मेरे पिताजी सन 59 में मिशन में जुड़ गए थे, तो मैं भी गया था। उसके उस कार्यक्रम के एक आध महीने पहले मेरे पिताजी का एक बंगाली डॉक्टर ने बवासीर का ऑपरेशन किया था। तो पिताजी सोचे चलो आएगा डॉक्टर से मिल लूं। मैं गया उनके पास, पिताजी के साथ मैं भी गया डॉक्टर के पास, और ऐसे ही डॉक्टर के चेम्बर से थोड़े दूर में हम बैठे थे पिताजी के साथ, और दूर से ही वो डॉक्टर देख के मुझे बोला, मेरे पिताजी को बोला कि आपके बेटे को ट्रांसिल है, ट्रांसिल इनका बढ़ गया है। तो मेरे पिताजी ने कहा भाई आप इतने दूर से बिना इसको देखे जांच किए कैसे बता दिया कि इनको ट्रांसिल है। तो उन्होंने कहा देखो ये बैठा है तो इसका मुंह बंद नहीं है, मुंह थोड़ा खुला है। जिसका ट्रांसिल बढ़ जाता है उसका मुंह खुला रहता है। और पास में मुझे बुलाकर फिर मेरे पिताजी को दिखाया उसने कि देखो ये ट्रांसिल बढ़ गया। देखो, अब उसके बात को मानकर हम रायपुर आए, चेक कराए, और ऐसा हुआ कि तत्काल हमें ऑपरेशन कराना पड़ा। शायद हम नहीं गए होते और वो डॉक्टर नहीं बताता, हमें पता ही नहीं चलता कि हमारा ट्रांसिल बढ़ गया है। तो इस तरह कुछ चीजें हैं जिसको हम देख के जान सकते हैं। जैसे कोई कहता है भैया मुझको जोड़ों में दर्द है, तो आप डंके के चोट में कह सकते हो कि वो भोजन करते करते पानी पीता है। भोजन करते करते पानी पिएगा तो जठराग्नि मंद हो जाएगी और भोजन जल्दी से पचेगा नहीं। यदि कहता है कि नहीं भाई साहब मैं तो भोजन करते समय पानी नहीं पीता, तो दूसरा ये कारण है कि भोजन करके या तो आदमी जल्दी सो जाता है। भोजन करने के तुरंत बाद यदि हम सोते हैं तो हमारे भोजन करने वाले भोजन को पाचन संस्थान में जाने के लिए 2 घंटे लगते हैं। 36 फीट अतड़ियों को पार करके जाना होता है। जैसे हवाई जहाज एरोड्रम में रुकती है ना, कहीं भी हवाई जहाज नहीं उतर सकती, ट्रेन रेलवे स्टेशन में रुकती है। एक सिस्टम है, वैसे ही प्रकृति का एक सिस्टम है। प्रकृति ने एक बनाया है व्यवस्था, पाचन संस्थान में भोजन जाएगा तब पचेगा, कहीं भी अतड़ियों में रास्ते में रहेगा तो पचेगा नहीं। तो हम 2 घंटे से पहले यदि सोते हैं तो हमारे वो भोजन अतड़ियों में फंसा रह जाएगा और उसी से फिर गैस बनेगा और हमारे ब्लड सर्कुलेटिंग को प्रभावित करेगा और जोड़ों में दर्द होगा। तो भोजन करने के उनको बता दो कि आप भोजन करके जल्दी सोते हैं, आप 2 घंटे बाद सोइए। यदि वो आदमी कहता है नहीं भाई साहब मैं तो 2 घंटे बाद सोता हूँ, तो तीसरा एक कारण और हो सकता है। यदि वो आदमी उषा पान नहीं करता, यानी बिना मुंह धोए पानी सुबेरे नहीं पीता, वो क्या होता है हम पता नहीं रात को किस करवट सोए हैं, खाना किस करवट जाके हमारे अतड़ियों में फंसा है, हमें क्या मालूम। यदि हम बैठ पानी पीते हैं और वो 3 आसन जो हमने बताया कल वो करते हैं तो हमारे अतड़ियों की धुलाई हो जाती है और वो जो हमारे अतड़ियों में फंसे हुए खाना वो पानी के फोर्स में, पानी के दबाव में हमारे पाचन संस्थान में आ जाता है। उसके बाद यदि हम सो जाते हैं तो हमारा पेट ठीक से साफ हो जाता है। जैसे कोई शरीर से बहुत पतला दुबला है तो आप देख के कह सकते हैं बहुत पतले दुबले आदमी को कि इसका पेट ठीक से साफ नहीं होता, क्योंकि पेट ठीक से साफ नहीं होने के कारण उसको खाने का मन नहीं करता, पेट में पहले से ही गैस भरा हुआ होता है और जितनी उनको शरीर के विकसित करने के लिए विटामिन चाहिए उतना भोजन वो कर नहीं पाते। भोजन मात्रा में कम करते हैं तो शरीर को पोषण तत्व नहीं मिल पाता और शरीर को पोषक तत्व नहीं मिलने के कारण उसके बॉडी का, शरीर का ग्रोथ नहीं होता और उनका पेट ठीक से, पानी की कमी से बहुत कम पानी पीते हैं। आप पूछ लेके देख लेना, मैंने कई लोगों को आजमाया इसको, मुश्किल से दिन भर में 2 गिलास 3 गिलास पानी पीते हैं। खासकर हमारी बेटियां जो है जैसे कॉलेज पढ़ने जाती हैं तो घर में पानी पी के जो निकलती हैं वो शाम को घर से जब लौट के आती है, कॉलेज से लौट के आती है तो खाते समय फिर पानी पी लेती। मैंने कई ऐसे बच्चियों से बात किया, मिलने का मुझे मौका मिला, तो दिन भर में मुश्किल से 2-3 गिलास 4 गिलास ही पानी पीते हैं।
तो पानी की कमी से भोजन ठीक से पचता नहीं, और भोजन नहीं पचने से रोज पेट ठीक से साफ नहीं होता, 1 दिन 2 दिन में उनको दस्त होते हैं। तो इस तरह कुछ लक्षण हैं। तो आज मैं चाहूंगा, क्योंकि कल कुछ भाइयों ने प्रश्न किया था और कुछ जवाब नहीं दे पाए थे, तो इसलिए आज प्रश्नोत्तरी का ज्यादा चर्चा हो, क्योंकि ये क्रम तो चलता रहेगा, अनुभव की बातें तो बहुत सारे हैं, बताते रहूंगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि आज प्रश्नोत्तरी ज्यादा हो, भाइयों के क्वेश्चन का समाधान ज्यादा हो। कैसा रहेगा भाई साहब? जी, बिल्कुल सही कहना है। मैं भाइयों से आग्रह करूँगा कि जिनके मन में भी कोई भी प्रश्न हो, तो आप ज़रूर कीजिए। अपने मोबाइल से आप अपने को अनम्यूट कर लीजिए और अपना प्रश्न कीजिए। लेकिन जो भाई कुछ प्रश्न करना चाहते हों, वही अपने मोबाइल को अनम्यूट करें, जिससे कि अन्य आवाज़ ना आए। हमने देखा कि कल भी भैया काफ़ी ऐसी-ऐसी बीमारियों का और ऐसे इलाज बताए जिनको शायद हम पहली बार सुने होंगे और आज भी बता रहे हैं। और ये एक थोड़ी-सी एक झलक मात्र है। खजाना तो इतना बड़ा है कि ये जितने बैठते जाएँगे उतनी गहराई से डूबते चले जाएँगे। निश्चित रूप से जब कोरोना काल समाप्त हो जाएगा, तो 5 दिन का एक स्वास्थ्य शिविर हम लगाएँगे, अलग-अलग जगहों पर, जिससे कि प्रत्यक्ष भी बैठ कर के स्वास्थ्य की जानकारी प्राप्त कर सकें। और स्वास्थ्य के संबंध में और भी योजनाएँ बनी हुई हैं। जब ये कोरोना काल समाप्त हो जाएगा, तो स्वास्थ्य जागरण अभियान के तहत में वो सारे कार्यक्रम चलेंगे। फिलहाल आज के संदर्भ में किसी भाई के कोई प्रश्न हो, ज़रूर पूछें। कल एक भाई ने पूछा था, प्रणाम जी, 1 मिनट, कल किसी भाई ने पूछा था, यदि वो जुड़े हों तो उनका प्रश्न पहले हल कर दूं, क्योंकि कल नहीं हो पाया था। किसी भाई ने पूछा था कि पेड़ी के नीचे, है ना, पेड़ियों में दर्द होता है, तो मैंने कहा था कल आपको देख के बता दूंगा। तो मैंने उसको देखा, उसमें लिखा है गाजर, जो भाई ने प्रश्न किया यदि सुन रहे हो, तो गाजर को भून लें और भून के चीनी मिला के सेवन करें, तो उसे पेंडियों के नीचे जो ऐठन होती है वो ठीक हो जाएगा, ऐसा उसमें लिखा है। दूसरा, मालिश करें, क्योंकि वो नस संबंधी प्रॉब्लम है, ब्लड सर्कुलेटिंग को प्रभावित करता है। और तीसरा, योग करें, योग से भी काफी लाभ मिलेगा। और जैसे कल किसी ने चर्चा किया, तो मैं हस्त मुद्रा के बारे में भी देख रहा था। मुद्रा में भी काफी लाभ मिलता है, जैसे पिंडली के दर्द, घुटने के दर्द, साइड का, इसके लिए हम वायु मुद्रा करें। हमारे तर्जनी उंगली को अंगूठे के मूल में ऐसे मोड़ के, और बाकी तीनों उंगली सीधी रहे, और तर्जनी उंगली मुड़ के अंगूठे के मूल स्थान पे रहे, और हम 15-20 मिनट ना ध्यान मुद्रा में बैठ के, सुखासन में बैठ के हम ये मुद्रा करें, तो हमारे जोड़ संबंधी दर्द, साइड का दर्द, पिंडियों के दर्द, सब आपको लाभ मिल जाएगा। 2-4 दिन आप करके देख लीजिए, निश्चित रूप से लाभ मिलेगा, क्योंकि मैंने खुद भी इसको प्रयोग किया है। तो मुद्रा से भी आपको लाभ मिल जाएगा। ठीक है। जी, इस बीच हमारे साथ नागपुर से हमारे भाई बंडू मेश्राम भाई भी जुड़ गए हैं। यदि उनका कोई प्रश्न होगा तो जरूर पूछेंगे। इसके पहले एक प्रश्न आया है थायराइड के संबंध में। थायराइड का उपचार बताइए। थायराइड के लिए औषधि तो मुझे ढूंढना पड़ेगा, है ना। फिलहाल हम लोगों को योग वाला पार्ट करना चाहिए, जो गले को धीरे धीरे राउंड फिगर में घुमाने वाले, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, इससे काफी आपको लाभ मिलेगा। और वो थायराइड का औषधि वाला उपचार मैं ढूंढ के अगले उपचार में आपको बता दूंगा। जी, प्रणाम भैया जी। प्रणाम जी, प्रणाम, बोलिए। मैं गरियाबंद जिले से हूँ, दुर्गावती सेन। भैया जी, शरीर में सफेद दाग होता है, उसका कारण एवं उपचार बताइएगा। सफेद दाग को, जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में कई लोग उसको कुष्ठ रोग भी कहते हैं, है ना। उसके लिए सबसे अच्छी औषधि मानी जाती है बाकुची, जिसको हम छत्तीसगढ़ में बेमची बोलते हैं। उड़द के दाने की तरह होता है ना। तो उसको, बेमची को, उसी का जैतिजा गौ माता किताब में दिया है श्वेत तृणाशक। श्वेत तृणाशक दवा खाने का भी बनता है और लगाने का भी। तो वो जैतिजा गौ माता से मैं आपको नोट करा दूंगा, है ना। बाद में मुझे व्यक्तिगत फोन कर लीजिएगा, मैं आपको उसको बाद में नोट करा दूंगा, क्योंकि उसमें नोट लिखाना पड़ेगा आपको, है ना।
और ये तो कुछ तो पीढ़ी वंशानुकूल भी होता है ना, सफेद दाग तो औषधि के रूप में। दूसरा ये जो चरौटा मैं जो बता रहा था वो भी उसमें काम आता है। तो ये जो मैंने वाकुची जो बताया वो हमारे ओम प्रकाश भाई साहब बैठे हुए हैं, उनके क्षेत्र में बहुत होता है। बिलासपुर क्षेत्र से ही शांतिकुंज में जाती थी। हवन सामग्री आप देखे होंगे हमारी शांतिकुंज पे जो बन के आती थी, तो उसमें उड़द के दाने के जैसे काला काला कुछ लंबा लंबा होता था, तो वो उसमें उसी को हम लोग बाकुची बोलते हैं। ये गेहूं की फसल के बाद लगभग खेतों में आपको मेड़ों में मिलेगा। तो ये बाकुची सबसे अच्छी औषधि है। खुले जाना बेटा, तो बाकुची उपयोग कर सकते हैं आप। और बाद में मुझे फोन कर दीजिएगा, मैं आपको डिटेल में लिखा दूंगा लगाने का और खाने का दोनों। भैया जी प्रणाम। प्रणाम दीदी, प्रणाम, बोलिए। मैं उषा किरण बोल रही हूँ भैया जी। हाँ दीदी, हाँ जी, बोलिए दीदी। भैया एक भाई ने पूछा है, चेहरे पर या अन्य स्थानों पर मस्से का इलाज, कारण एवं उपचार। चेहरे के मस्सा में दीदी इसमें लिखा हुआ है मेरे पास युग निर्माण योजना। मैं अपने भाइयों से ज्यादातर निवेदन कर, भाई बहनों से निवेदन करूंगा, जो हमारी पत्रिका आती है युग निर्माण, युग निर्माण पत्रिका में हर महीने कुछ ना कुछ जड़ी बूटियों के बारे में लिखा होता है। उसके पूरे डिटेल कारण और उपचार दोनों, मुझे अच्छा लगा कारण को देख के। तो इस तरह का मस्सा का कारण उसमें लिखा है, तेल मिर्च मसाला इस तरह के भोजन करने से ये मस्से होते हैं, ऐसा उसमें लिखा हुआ है। उपचार के लिए मस्से के लिए तो बहुत सारे उसमें दिए हैं, है ना। तो बाद में मुझे फोन कर देंगे तो मैं आपको डिटेल खोज के पूरा आपको 3-4 फार्मूला नोट करा दूंगा। हाँ भैया जी, आपका नंबर ना बल्कि चैट बॉक्स में लिखने बोल दीजिएगा, तो सभी लोग नोट कर लेंगे, या फिर आप मौखिक एक बार आखिरी में बता दीजिएगा। मैं बोल रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए। सभी लोग ना भाई साहब का नंबर नोट कर लीजिए ताकि आप व्यक्तिगत बात कर सकें। 7240 915187। फिर से नोट कर लें, 7240915187। क्या अभी मैं ज्यादा विस्तार से एक ही चीज को बताऊंगा ना, दूसरे का प्रश्न छूट जाएगा, इसलिए जिनको ज्यादा लंबा चौड़ा बताने की जो बात है वो व्यक्तिगत मुझे फोन कर लेंगे, मैं तुरंत आपको बहुत सारे फार्मूले बता दूंगा। जैसे हल्दी है ना, आलू और चंदन, तीनों को पीस लें, किस का उसका लेप बना लें, चेहरे से लगा दे, तो वो उससे भी काफी लाभ मिलेगा। और बाकी बाद में मैं डिटेल आपको बता दूंगा। एक प्रश्न और है भैया जी, ब्लड की कमी को दूर करने वाली जड़ी बूटी की औषधि बताएं। उसके लिए तो सबसे बढ़िया है दीदी, खून बढ़ाने के लिए अखरोट। दूसरा है अनार, है ना। अनार ज्यादा से ज्यादा मात्रा में खाएं, सबसे ज्यादा ब्लड बढ़ाएगा। अखरोट खाएं, अंजीर, सॉरी अखरोट नहीं, अंजीर, अंजीर और ये आपका अनार, ये दोनों सबसे अच्छा है। तो भैया जी एक अंजीर को जैसे कई बार दूध में भिगा के लेते हैं, पानी में भी भिगा के लेते हैं, कैसा लेना चाहिए उसको फिर? एक्चुअल में तो ज्यादा लाभकारी इसमें दूध में लिखा है, दूध में उबाल के लेने से। और मगर जिनके पास दूध की व्यवस्था नहीं है तो रात को उसको पानी में भिगा दें, सुबह उसको चबा चबा के खा ले और पानी को पी ले जी। मेरे पिताजी तो लेते हैं, है ना, मगर उनको दूध सूट नहीं करता, 80 साल की उम्र है, तो उनको दूध गैस बनाता है करके वो भिगा के ही लेते हैं। तो जी। और उसमें क्या लिखा है, वृद्धाश्रम, वृद्ध लोगों की कमजोरी के लिए इसी का अंजीर, बादाम, मुनक्का और सौंफ, इस तरह का चीजें मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। दूसरा एक स्मृति बढ़ाने के लिए और नेत्र के लिए, नेत्र ज्योति बढ़ाने के लिए भी सौंफ, मिश्री और बादाम और काली मिर्च। 7 बादाम, 10 ग्राम सौंफ, 10 ग्राम मिश्री और 2 ग्राम काली मिर्च, इन सब का पाउडर बना लें और उसको 1 पाव दूध में रोज पिएं। तो इससे कमजोरी भी दूर होगी, माने नेत्र ज्योति भी बढ़ेगी और स्मरण शक्ति भी बढ़ेगी, ये उसमें लिखा हुआ है। क्वांटिटी एक बार फिर से बता देते भैया। बादाम 7 नग बादाम, 10 ग्राम सौंफ, 10 ग्राम मिश्री और 2 ग्राम काली मिर्च जी, इसका पाउडर बना लें और 1 पाव दूध में इसको लेना है। एक इसमें युग निर्माण में मुझे पढ़ने को मिला, सर्व रोगहारी गोली,
सभी रोगों में काम आने वाली गोली, ऐसा उसमें लिखा है और बहुत सरल है। जैसे हर्रा होता है ना, हम लोग छत्तीसगढ़ में हर्रा बोलते हैं ना, हर्रा और मुनक्का, जितना हम हर्रा लेंगे उससे डबल मुनक्का। जैसे हम 5 ग्राम हर्रा लेते हैं तो 10 ग्राम मुनक्का, उसकी गोली बना ले। मुनक्का को कूटेंगे तो नरम हो जाएगा, उसी में हर्रा चूर्ण को मिला दीजिए और उसकी जो हमारे यहाँ बेर होता है ना, बेर के साइज की, देसी बेर जो हमारे होते हैं उसी साइज की गोली बना लें और एक एक गोली सुबह, रोज सुबह सुबह खाली पेट लें। उससे किसी तरह का रोग नहीं होंगे, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। इसीलिए उसका नाम है सर्व रोग हारी गोली। तो ये बहुत अच्छा है। हर्रा ऐसे भी लाभकारी है, ऐसे बोल मान्यता है कि जिनकी माँ नहीं होती तो हर्रा माँ की तरह काम करता है, यानी पोषण का काम करता है। और उसमें मुनक्का ताकतवर्धक, तो बहुत ज्यादा कठिन भी नहीं है। हर्रा सहजता से मिल जाएगा, मुनक्का भी सहजता से मिल जाएगा। इसका गोली बना के उपयोग कर सकते हैं। भैया जी एक और प्रश्न है। हाँ शायद उनकी माँ का है कि दाएं तरफ सर्वांग पीड़ा होता है सिर से पैर तक, कारण और उचित उपचार बताने की कृपा करें। मतलब दायां अंग उनका पैर से लेकर सर तक दर्द होता है। एक तरह से ना वो वात रोग के, वो लकवा पैरालिसिस के लक्षण है दीदी। कहीं न कहीं उसके नसों में कहीं प्रॉब्लम आ रहा है। इसके कारण उनको ब्लड सर्कुलेटिंग ठीक से नहीं हो पा रही उस पार्ट में। यदि वो ठीक से अभी इलाज नहीं कराएंगे, हो सकता है आगे चल के उस पार्ट में ब्लड सर्कुलेटिंग रुके और वो पैरालिसिस हो जाए। ये उसका संकेत है ना। किसी भी एक अंग में यदि दर्द होना, यानी सीधा संकेत है कि उस पार्ट में, उस क्षेत्र में ब्लड की सर्कुलेटिंग ठीक से नहीं हो रही है, तो उनको तुरंत अच्छे वैद्य को दिखाना चाहिए। दूसरा, ऐसा यही हो तो लकवा में सबसे बहुत अच्छा उपयोगी है लहसुन, है ना। लहसुन हमको रोज उसको 3-4 करी खाना चाहिए। और बाकी इसके लकवा संबंधित एक तरह से लकवा का ही लक्षण है वो पैरालिसिस का। मैं आपको डिटेल किताब में देख के और दवा बता दूंगा। और योग से ज्यादा लाभकारी है। योग करेंगे तो योग से उसको लाभ मिलेगा। एक भाई का प्रश्न आया है कि गुरुदेव की कोई छोटी पुस्तक का नाम रोग कारण एवं निवारण विषय में यदि हो तो बताएं। छोटी पुस्तक में पॉकेट बुक में तो मैंने अभी तक देखा नहीं है। बाकी चिकित्सा पर तो गुरुदेव ने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। जैसे घरेलू चिकित्सा की किताब है, तो बहुत सरल भी है और ज्यादा बड़ी भी नहीं है, सहजता से हम उसको पढ़ सकते हैं। और घरेलू चिकित्सा है तो घर में जो सहजता से मिलने वाली चीज है उसी पर है, और ज्यादा महंगी भी नहीं है, 8-10 रुपए की किताब है। तो घरेलू चिकित्सा की किताब पढ़ लें। यदि जिन भाइयों को जड़ी बूटी पर रुचि है, वो एक किताब है मिशन की, आयुर्वेद वनौषधि विज्ञान, आयुर्वेद के प्राण एवं वनौषधि विज्ञान। एक 250 रुपए की किताब है। इसमें रंगीन चित्र है, सबसे बड़ी खासियत है इस किताब की। 306 तरह की जड़ी बूटियों की जानकारी है उसमें, और लगभग 100 से ऊपर रंगीन चित्र है। जैसे हमारे पेड़ पौधे होते हैं उसी तरह का चित्र है। चित्र को देख के हम पहचान सकते हैं कि ये फलाना पेड़ है। और उसमें हर तरह, जैसे क्षेत्रों में किस भाषा में नाम है उसका, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, हिंदी में बायोटिकनल नेम में उनके क्या है, इस तरह का उसमें कई तरह के नाम भी उसके दिए हुए हैं। तो जिनको इसमें थोड़ी ज्यादा रुचि है, ऐसे भाई बहनों को आयुर्वेद का प्राण वनौषधि विज्ञान किताब रखना चाहिए। ये किताब बहुत काम आया। मैं फारे जब औरी आश्रम में था तो एक हमारे गायत्री परिवार के रेंजर थे, वो आए हमारे आश्रम में ही दीक्षा लिए, तो हमेशा उनका आना जाना होता था। तो दोनों से जब दोस्ती हुई तो मैंने वो किताब उनको दिखाया कि भाई साहब देखो, आप लोग जंगल में रहते हो, जड़ी बूटियों को रौंद के चले जाते हो, देखो ये सारे इसमें जड़ी बूटियां दी है। तो वो बहुत प्रभावित हुए और उस किताब मेरे से जीत करके ले गए। उसने एसडीओ साहब को दिखाया। एसडीओ साहब आ गए मेरे पास और बोले, चंद्राकर जी ऐसा किताब हमें और उपलब्ध कराइए। तो मैंने उनको मजाक में कह दिया, क्या साहब आप लोग आसमान को देखते हैं और धरती को तो कुचल जाते हैं, सारी जड़ी बूटियां तो धरती में होती है, उसकी रखवाली नहीं करते, बड़े बड़े पेड़ पौधों की रखवाली करते हैं, और ये लाखों रुपए की जड़ी बूटियां आप लोग ध्यान नहीं देते। तो वो बात उनको इतना प्रभावित हुआ। और आपको मालूम होगा आज फॉरेस्ट में सबसे ज्यादा जड़ी बूटी का ही फायदा होता है। जड़ी बूटी कलेक्शन, उसी पर ज्यादा प्रतिबंध लगे हुए हैं। और वो किताब इतना कारगर हुआ कि कम से कम मैंने 200-300 किताबें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में वो किताब सप्लाई किया हुआ जवाहरी आश्रम के माध्यम से। तो जिनको इसमें रुचि है वो आयुर्वेद का प्राण वनौषधि विज्ञान किताब ले लें। और बहुत सारी ऐसे किताबें हैं जड़ी बूटी पर, छोटी भी है मोटी भी है, जैसा उनकी व्यवस्था।
भैया जी प्रणाम, मैं रोमा बोल रही हूँ। हाँ रोमा दीदी बोलिए। भैया जी वो जो सिर दर्द होता है भाई साहब, या अटकपारी होता है, तो उसके लिए कुछ? हाँ दीदी, आज कपारी के लिए तो बहुत सारे आधा सीसी दर्द बोलते हैं, है ना। माइग्रेन। हाँ माइग्रेन भी बोलते हैं। वो बहुत सारे फार्मूले हैं मेरे पास, है ना। और मेरे खेत में एक अटकपारी का पेड़ है ना। उसको भी गले में लगाने से ठीक होता है, ऐसा मैंने सुना है। तो आप बाद में मुझे फोन करिएगा तो मैं आपको डायरी देके उसमें, क्योंकि 3-4 फार्मूले हैं मेरे पास उसमें, है ना, जी। मैं आपको नोट करा दूंगा आधा सीसी उसको। अच्छा भाई साहब, जब सर्वाइकल वगैरह का प्रॉब्लम होता है तो भाई साहब उसके लिए कुछ इलाज है क्या? कंधे वगैरह में दर्द होता है, सर्वाइकल में, गर्दन में दर्द होता है, उसके लिए? हाँ दीदी, वो गले का दर्द मैं देख के आपको बता दूंगा, क्योंकि इतना सारा याद नहीं रहता ना, है ना। तो बाद में मुझे फोन करना, मैं तुरंत आपको डायरी खोल कर देख के, क्योंकि मैंने कुछ 25-26 पेज का मैंने ना प्रारंभिक उपचार के रूप में कुछ जड़ी बूटियों को मैंने नोट कर लिया है, तो उसको पलट के मैं खोज के आपको बता दूंगा। जी भाई साहब। एक निवेदन भी है, मैं जो पहले भी आपसे किया था, जिस तरह से स्वास्थ्य को लेकर के परेशानियां भी हैं और एक जागरूकता भी है, बहुत सारी पुस्तकें भी हैं, उनके बावजूद भी आपके पास जो व्यवहारिक ज्ञान का संकलन है, मैंने आपसे भी आग्रह भी किया था, वो आप संकलन जितना जल्दी हो पूरा कर लीजिए। उसको हम एक पुस्तक का स्वरूप देंगे और उसको फिर हम परिजनों तक पहुंचाएंगे। तो अभी क्या है, फोन करके कोई एक आपसे जो जितने जुड़े हैं उनको ही जानकारी मिलेगी कि आपके पास कितना खजाना है, जो नहीं जुड़ पाए हैं उनको तो मिलेगा नहीं। इसलिए हम चाहते हैं कि वो जानकारियां अधिकांश लोगों तक पहुंचे, परिजन ही नहीं अन्य लोगों तक भी पहुंचे। तो आप जितना जल्दी उसको संकलन कीजिएगा, बताइएगा, उसको हम पुस्तक रूप में प्रकाशित कर लेंगे। ठीक है भाई साहब, अभी मैंने क्या किया है, और योग निर्माण से, है ना, 105 तरह के जड़ी बूटियों पर मैंने लिख लिया है डायरी में, है ना। अब वो जड़ी बूटियों के हिसाब से है, क्योंकि एक ही जड़ी बूटी 15-20 बीमारियों में काम आता है। तो मैं उसको ये चाहता हूँ कि मैं उसको रोग के आधार पे समरी कर दूं। जैसे पथरी में किस तरह के 8-10 तरह की जड़ी बूटियां काम आती है, तो कौन सी जड़ी बूटी किस तरह की काम आती है। दूसरा कुछ, जैसे मैंने उस दिन आपको चर्चा में बताया था, आयुर्वेद में जो MD थे डॉक्टर अग्रवाल जी, उनने भी बहुत सारे औषधियों के बारे में लिखा, जैसे मढ़रिया बाबू जी अभी मैंने जो बताया पेटेंट औषधियां, है ना। और वैद्य सम्मेलन में भी हम लोगों ने जो कराया था, बहुत सारे वैद्यों ने अलग अलग बीमारी में अलग अलग से उपचार किए हैं। इन सारों को मैं चाहता हूँ कि रोग वाइज समरी कर दूं, ताकि लोगों को एक पता चल जाए कि एक ही रोग में बहुत सारी दवाएं काम में आती है, तो जिनके पास जो सहजता से उपलब्ध है उस दवा का उपयोग कर ले। वो एक ही दवा के पीछे क्यों हम भटकते रहें, जो हमारे पास सहजता से आसपास अवेलेबल है उससे उपचार हो जाए। क्योंकि मेरी भी पीड़ा है, मैंने इसको महसूस किया है। मैं एक बार कवर्धा जिला में ट्रेनिंग देने गया स्वावलंबन का, तो ये जहां मैं गया, शाम को तो मैं पहुंचा था करीब 6 बजे के आसपास। उसने मेरे को पूछा अपना परिचय, तो मैंने बताया हरिश्चंद्राकर। तो बोले चंद्राकर तो आप कुर्मी हो? बोले मैं कहाँ कुर्मी हूँ। वो पंडित जी थे, ब्राह्मण लोग थे। तो उसके चाचा जी आ गए और एक छोटा बच्चा चाय लेके आया। मैं कहा मैं तो चाय नहीं पीता। तो उसने बताया कि चंद्राकर जी हैं, ट्रेनिंग देने आए हैं, 3 दिन इनको ट्रेनिंग देना है। उसके चाचा जी ने कहा इनको वो स्वावलंबन वाली जो समूह वाली बहनें हैं उनके घर ठहरा दो। तो मुझे एहसास हुआ कि छुआछूत मान रहे हैं। तो मैं वहीं जहां बैठे थे उनके सामने थोड़ा खंडहर था, तो खंडहर में कुछ पेड़ पौधे जगे हुए थे। मैं उठ के गया, उसमें से 2-4 पौधे उखाड़ के लाया और मैंने उनको दिखाया कि भाई साहब इसको क्या कहते हैं, आप जानते हैं? बोले नहीं मालूम। बोले मैं कहा ये इसको भूय आंवला बोलते हैं और ये पीलिया रोग की सबसे अच्छी दवा है। बोले वही कुछ कंठकारी मिल गया, भचकटैया। मैं कहा देखो ये भचकटैया है और ये दमा श्वास की दवा है। तो उतने में उनके चाचा जी बोलते हैं आप कुछ जानते हैं क्या? मैं कहा थोड़ा बहुत जड़ी बूटी के बारे में जानकारी है। तो उन्होंने कहा नहीं भाई, इनको हमारे घर में ठहराना, भोजन करने के बाद रात को हम इनके साथ बैठेंगे। बोले और 8 से 10 रोज 3 दिन वो बैठते थे हमारे साथ, और ऐसे ही बहुत सारे मिशनरी, व्यवहारिक, जड़ी बूटी ये सब चर्चा होती थी। और वो इस बात को लेकर इतने प्रभावित हुए कि दूसरे दिन से 3 दिन क्लास में रहे और 350 रुपए की मिशन की किताब खरीदे। तो इस तरह हमारे कार्यकर्ताओं की जैसे अपेक्षा भी रहती है, लोग हम किसी के घर गए तो लोग सहजता से आत्मीयता होती तो बताते हैं कि भैया, जैसे हम लोग जो मैं बताया ना कल कि 100 गांव में हम लोगों ने निःशुल्क चिकित्सा शिविर चलाया। एक गांव में जब हम गए
तो वहां हमारे कार्यकर्ता बहन ही बोलने लगी, भैया कल जब डॉक्टर आएंगे तो इनको दिखा देना, ये दीदी 12 साल से परेशान है, बोले सिर दर्द होता है और इसमें दवा खाती है, 12 साल से ठीक नहीं हो रही है बोले। तो हमने कहा ठीक है, उस दीदी को बुलाओ, कल डॉक्टर से दिखा देंगे, मगर उससे पहले हम बातचीत तो करें। मैंने बुलाया, मैं कहा, फिर उससे पूछा, दीदी अच्छा बताओ, आपको सिर दर्द होता है, इतना इलाज कराने से फायदा नहीं हो रहा है, तो आपकी दिनचर्या क्या है, पहले आपकी दिनचर्या जाने तो सही। तो उसने बताई कि मैं सुबह भैया सो के उठती हूँ, गोबर कचरा करती हूँ, फिर हाथ मुंह धो के खाना बनाती हूँ, बच्चों को खाना खिलाती हूँ, और उसके बाद बच्चे जब स्कूल जाते हैं 10 बजे, उसके बाद मैं नहाने जाती हूँ, वहां से आते आते करीब 12 बज जाता है, तब मैं खाना खाती हूँ। देखो ये बच्चों को शांत कराएं। तो उसके बाद 12 बजे करीब मैं खाना खाती हूँ। उनके पति देव मिलिट्री में नौकरी करते थे, 2 बच्चों को लेके घर में अकेली रहती थी। तो मैं कहा, दीदी आप 12 बजे तक खाली पेट रहती हो, पानी भी नहीं पीती हो, तो उससे आपकी शरीर की गर्मी बढ़ रही है, और शरीर की गर्मी बढ़ने के कारण आपका सिर दर्द हो रहा है, और डॉक्टर के पास जाती हो, गोली और पकड़ा देता है, गर्म को और गर्म, कारण आपका दूर नहीं हो रहा है। आप ऐसा करिए, अभी 3 दिन हम आपके घर में है, ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए, जितना पानी पीते थे उससे ज्यादा पीजिए, और बार बार पेशाब लगेगा तो आप बाड़ी में चले जाना, आपके घर में तो बाड़ी है, पेशाब की व्यवस्था है। तो आप, हम लोगों ने बाध्य कर करके उनको पानी पिलाया, और आज भाई साहब करीब 18 साल हो गए, 2002 की बात हो गई है, आज तक उसने एक टेबलेट नहीं खाई सिर दर्द की। तो ऐसे कई चीजें हैं, लोग कारण को पकड़े रहते हैं और दवा खाते रहते, तो निवारण कैसे होगा जब तक कारण नहीं छोड़ेंगे। कारण को छोड़ दीजिए तो सहजता से निवारण हो जाएगा। चलिए और पूछिए। जी, और कुछ प्रश्न है भाइयों का? जी जी प्रणाम। प्रणाम भैया, प्रणाम। बाबूजी, जैसे चेहरे पर दाना दाना निकल रहा है, उसका कुछ उपाय? अभी वो उसका कारण तो यह है, ज्यादा तेज मिर्च मसाला खाने से होता है। दूसरा, कई बार चेहरे के साथ साथ शरीरों में जो होता है ना, दाने दाने शरीरों में उभर जाते हैं, उसका कारण है शरीर के अंदर गर्मी बढ़ जाना, है ना। जैसे मेरे अभी एक चचेरे बड़े भाई साहब को भी हुआ है ना, उन्होंने बताया, हरीश मेरे शरीर में यार फुंसियां हो रही है। मैं कहा, भाई साहब आप गर्म पानी पी रहे हैं? बोले हाँ गर्म पानी पी रहा हूँ। फिर आप काली मिर्च, अदरक, इसका काढ़ा भी पी रहे हैं, क्योंकि कोरोना काल है ना, कोरोना काल में काढ़ा पीना चाहिए, ऐसा बता दिया गया है। तो मैं कहा, आप जो काढ़ा ले रहे हैं वो भी गर्म है, क्योंकि अदरक गर्म, काली मिर्च गर्म, और पानी पी रहे हैं गर्म, तो आपके शरीर में का टेम्परेचर बढ़ा है, सब शरीर की गर्मी बढ़ रही है, और शरीर की गर्मी बढ़ के आपके शरीर में फुंसी जैसे हो रहा है। तो आप अब गर्म पानी, गर्म चीज लेना बंद करिए, काढ़ा बंद कर दीजिए, क्योंकि अदरक और काली मिर्च गर्म कर रहा है। और आप ठंडा तासीर की चीज को लीजिए थोड़े दिन, ताकि बैलेंस, शरीर की गर्मी शांत होके, है ना, बैलेंस उसका बराबर हो जाए। तो इस तरह की जो फुंसियां होती है ना, शरीर की ज्यादा गर्मी बढ़ने के कारण होती है। तो इसके लिए सरल उपाय है कि हम ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पानी पिए, ताकि हमारी शरीर की गर्मी पेशाब के माध्यम से बाहर हो जाए। गन्ना का रस पिए, नींबू का शरबत पिए, नारियल का पानी पिए, ताजा मठा पिए। हम ऐसा मानना है कि सुबह पानी और दिन में मठा और रात को गर्म दूध, यदि हम ये चीज का पालन करते हैं तो हमें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मगर हम लोग तो ये का पालन नहीं करते। देखो, आप कच्छ में चले जाइए, गुजरात में, आपको भोजन के बाद दोपहर में पानी नहीं मिलेगा, मठा मिलेगा। तो मठा का हम लोग तो सेवन ही नहीं करते। तो थोड़ा ठंडा तासीर की चीज को लीजिए, तो आपका वो प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। जी, एक प्रश्न आया है भाई का, माता जी की उम्र 65 वर्ष है, उनके शरीर के जोड़ों एवं नसों में अक्सर दर्द रहता है, कृपया उपाय। वो माता जी ना, उनसे पूछ के देख लीजिएगा कि वो भोजन करते करते पानी पीती हैं, बिना पानी के भोजन नहीं कर सकती। तो उससे क्या होता है, भोजन करते करते पानी पीने से जठराग्नि हमारी मंद हो जाती है। दूसरा, जब हम भोजन करते करते पानी पीते हैं तो जो लार बनता है, जो भोजन के साथ में जाके भोजन को पचाने का काम करता है, वो धुल जाता है। तो भोजन को पचाने वाला जो लार है, वो जो तत्व है, वो नहीं मिल पाता, उससे भी भोजन ठीक से नहीं पचता, और वही जाके जोड़ों में फंसता है, और जोड़ों में फंसने के कारण ब्लड सर्कुलेटिंग को प्रभावित करता है। जैसे नाली में पत्थर आ जाए तो पानी का बहाव को प्रभावित करता है,
वैसे ही जो हम भोजन करते हैं वो जब नहीं पच पाता तो वो जाके हमारे अतड़ियों में हमारे जाके वो बीच में रुक जाता है। कहाँ फंसेगा? जोड़ में फंसेगा, जोड़ में जाके रुकेगा तो वहां आगे ब्लड सर्कुलेटिंग ठीक से हो नहीं पाएगी, इसके कारण जोड़ों में दर्द होगा। तो माता जी को बोले कि तो भोजन करते हैं, क्योंकि जनरली माता बहनों का खासकर आदत होता है एक गिलास एक कौरा भोजन करेंगे, एक घुट पानी पिएंगे, तो उससे जठराग्नि मंद हो जाती है। तो उनको बोले कि भोजन करते समय पानी कम पिए, कहीं ऐसा ना हो कि अटैक आ जाए, गले में फंस ना जाए, थोड़ा बहुत तरल करने के लिए पी ले, मगर कोशिश करें कम पीने का, ना पिए तो बेहतर है ना। दूसरा भोजन, और अब 65 साल की माता जी हैं, शाम को खाना खाए और सो गए अपना, है ना। तो भोजन करने और सोने में 2 घंटे का गैपिंग करें, क्योंकि 36 फीट अतड़ियों को पार करके भोजन को पाचन संस्थान में जाना होता है, और पाचन संस्थान में जाएगा तभी तो पचेगा भाई। जैसे हम लोग बर्तन धोते हैं तो नाली में कचरा फंस जाता है ना, अब बदबू आने लगती है तो हम लोग क्या करते हैं, पानी का फोर्स लगाते हैं ना नाली को साफ करने के लिए। अब आपके शरीर के अंदर में भोजन फंस गया है तो उसको हम लोग गैस बोलते हैं, बाहर है इसलिए बदबू बोल दिया, शरीर के अंदर है तो गैस, हवा भर गया वहां पर। अब आगे ब्लड सर्कुलेटिंग कैसे होगी? तो बाहर की नाली को तो पानी का फोर्स लगाते हो, तो अंदर के नाली को भी तो पानी का फोर्स लगाना पड़ेगा ना। इसीलिए भोजन करने के आधे घंटे 1 घंटे बाद ज्यादा से ज्यादा पानी पीने की बात बोलते हैं, ताकि वो अतड़ियों में भोजन जो रुका है वो सीधा हमारे पाचन संस्थान में चला जाए। तो भोजन करते समय पानी पीने के लिए मना करें, भोजन करने के आधे घंटे बाद ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, और भोजन करने के 2 घंटे बाद सोएं, और सुबेरे उठ के उषापान जरूर करें, और 3 आसन मैंने जो बताया है कल वो करें, निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। और ज्वाइंट में अभी दर्द हो रहा है तो कामधेनु मालिश तेल हम लोग बनाते ही हैं, काफी लाभकारी है। आपको मालूम होगा भाई साहब, आपके कोरबा में जो कार्यक्रम हुआ ना, तो नरोत्तम इजारदार आया था सरिया से, उनने भोजनालय में पेड़ के छाए में मालिश तेल बेचा है ना? 4 दिन के अंदर भाई साहब 20,000 रुपए का मालिश तेल बेचा उसने, और उसने ये बताया कि भाई साहब इस मेरे मालिश तेल। म्यूट हो गया आपका। बाप रे, 20,000 का तेल बेच दिया मालिश, यार बना के बेचा जा सकता है यार, ये तो बेवकूफ बनाने का अच्छा धंधा है। कौन भाई है जो कह रहे हैं बेवकूफ बनाने का अच्छा धंधा है? कहाँ से हैं सज्जन जी? कौन से सज्जन हैं जो ये कह रहे हैं कि बेवकूफ बनाने का अच्छा धंधा है? चलिए, वो जवाब नहीं दे पाएंगे, अपनी बात आगे बढ़ाइए आप। हाँ चलिए। हम लोग को पैसे तो मांग नहीं रहे हैं भाई, फिर पैसा नहीं मांग रहे हैं आपसे तो फिर बेवकूफ किस बात का बना रहे हैं? पैसा मांगते तो कहते हैं कि भैया आप पैसा कमा रहे हो। नहीं, वो जो मालिश तेल की बात आपने कही उसके संदर्भ में उन्होंने कहा, उनको ये नहीं पता कि उसके कितने में बेच रहे थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। प्रश्न ये आया है कि कफ का नियमित उपाय बताएं। कफ बनता है भैया, हम ज्यादा ठंडा चीजें लेते हैं तो जिनको कफ बनता है वो ज्यादा गर्म चीजों को, पानी गर्म पिए, गर्म पानी से नहाएं, है ना, ठंडा चीजों से बचें। और कफ के लिए सबसे बढ़िया मुझे लगता है हर्बल कॉफी, है ना। हर्बल कॉफी को मैंने पी के देखा है, कफ नहीं बनने देगा वो, है ना, क्योंकि उसमें सौंठ भी है और जायफल भी है, काली मिर्च भी है। तो हर्बल कॉफी हम लोग बनाते ही हैं, और बहुत सरल है, चरोटा हर गांव में है छत्तीसगढ़ में, है ना। तो मूल घटक तो चरोटा है, उसमें सौंठ है, काली मिर्च है, जायफल है, इलायची है, तो इनको डाल के हर्बल कॉफी बनाए, हर्बल कॉफी का सेवन करें तो कफ नहीं बनने देगा वो। जी, ये पूछ रहे हैं जो कल नहीं जुड़ पाए थे, उषा पान के समय कौन से 3 आसन बताए हैं, कृपया फिर से बता दें। पहला तो भैया है ताड़ासन, दोनों उंगलियों को, दोनों हाथ की उंगलियों को फंसा ले और आसमान की तरह हथेली करते हुए धीरे धीरे हम ऊपर उठें, पंजों को हम जमीन में रखें, एड़ी को हम उठाएं, पंजों के बल हम खड़े हों, और जितना ज्यादा हम शरीर को तनाव दे सकते हैं ऊपर की ओर तनाव दें, और पेट को हल्का दबाते हुए, है ना, हम श्वास के लेते हुए हमें ऊपर जाना है,
और सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे हमको वापस आना है। और वापस आते समय हमें भाव करना है कि हम हल्का अपने पेट को दबाओ, अंदर की तरफ ले जाए। अंदर की तरफ हमारा जब पेट दबेगा ना तो हमारा जो है प्रेशर नीचे जाएगा। दूसरा, और हम जब तनाव देंगे तो हमने जो पानी पिया है, अतड़ियों में जो हमारा कहीं खाना रुका है तो वो पानी का फोर्स नीचे ले जाएगा उसको। जैसे हमने अभी नाली का उदाहरण दिया ना, पानी के फोर्स से सफाई करते हैं तो वो अतड़ियों में फंसे खाना को वो नीचे ले जाएगा। इसके लिए बोलते हैं ताड़ासन करें। अब दूसरा है तिर्यक ताड़ासन। आप किस करवट सोए हैं, खाना आपका किधर फंसा है आपको क्या मालूम भाई, हम तो करवट बदल के सोते हैं ना। तो तिर्यक ताड़ासन, हमारे कंधों के बराबर हम पैर को फैला लें और हथेलियों को उसी तरह आसमान की ओर ऊपर करके हम बाएं की ओर झुकें धीरे धीरे सांस लेते हुए, जितना हम सहजता से झुक सकते हैं, गिरे ना, है ना। और सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे हम वापस आए। उसी तरह हम बाएं की तरफ करें और दाएं की तरफ 5 बार ताड़ासन करें, 5 बार तिर्यक ताड़ासन बोले, इसको तिर्यक ताड़ासन बोलते हैं, दोनों तरफ झुकने को 5 बार ये कर लें। उससे क्या, अतड़ियों में जो भरा फंसा कहीं खाना की बाएं मुड़ेंगे तो बाएं की तरफ दबाव पड़ेगा तो उधर का खाना नीचे चला जाएगा, दाएं मुड़ेंगे तो दाएं के दबाव में नीचे चला जाएगा। अब कपड़ा को तो आप ऐसे निचोड़ लेंगे, किंतु अब बॉडी को कैसे निचोड़ेंगे, तो आप इसीलिए कटी चक्रासन करते हैं। हम दाएं हाथ को बाएं कंधे में रखें और एक हाथ पीछे की तरफ पीठ में रखें और बाएं से दाएं सांस लेते हुए जाएं और कोशिश करें कि हम एड़ी को देखें दूसरे पैर की, और पैरों को हम मोड़े ना, घुटने को मोड़े ना, उसमें ऐंठन तनाव बना रहे और धीरे धीरे सांस लेते हुए वापस आए, फिर दाएं से बाएं की ओर देखें। इस तरह इस पूरा देखेंगे, जब हम मुड़ेंगे ना तो पूरे हमारे शरीर को एक ऐंठन जैसा होता है, एक दबाव बनता है पूरे शरीर में। उससे हमारे जो भी हमारे अतड़ियों का विकार नीचे गया वो दबाव बनेगा और नीचे हमारे पाचन संस्थान की ओर जाएगा, मल द्वार की तरफ जाएगा। यदि हम 5 बार तीनों को करते हैं तो 5-10 मिनट तो लगेगा ही। उसके बाद यदि हम सो जाते हैं तो हमारा पेट पूरा ठीक से साफ हो जाएगा। दूसरा, मैंने महसूस किया है, भी कुछ दिनों से कर भी रहा हूं मैं, कुछ चीजों को मैं खुद प्रयोग करूं तो दूसरे को बता सकते हैं। तो हम जब मल करने बैठते हैं तो हम कोशिश करें कि पेट को दबाते हुए गुदाद्वार को आगे पीछे करें, और एकदम हड़बड़ी में कई लोग बहुत जल्दी फटाफट गए और 5 मिनट के अंदर, है ना, लेटरिन से आ गए, थोड़ा रुक के आराम से करें और पेट को अंदर दबाते हुए मल द्वार को हम आगे पीछे करें। उससे देखना आपका पेट ठीक से साफ हो जाएगा, बीच बीच में कहीं गैस भी खुलता रहेगा। और बाएं हाथ की जो हमारी हथेली है, अंगूठे के नीचे और तर्जनी के बीच में एक लाइन जाती है, ऐसे रेखा एक क्रॉस करती है, उसको हम अंगूठे से ऐसे राउंड फिगर में गोल हम उसको घुमाएं 5 बार। तो ये प्रेशर का काम करता है, एक एक्यूप्रेशर का एक पॉइंट है एक तरह से। तो हम 5 बार इसको राउंड करें, उससे भी हमारा प्रेशर बनेगा और हमारा पेट अच्छा से साफ हो जाएगा। पेट साफ हो गया तो बहुत सारी बीमारी से निजात हो जाएगी। जी, एक प्रश्न है, काफी देर से आया हुआ है। पेट के बीचों बीच हमेशा दर्द रहता है, डॉक्टर को दिखा दिया, डॉक्टर कहना कि सब नॉर्मल है, लेकिन दर्द फिर भी रहता है, उपाय बताएं। एक तो भैया पेट में भी पर्टिकुलर दर्द हो रहा है, पेट तो पेट एक पेट पेट में पेट के बीचों बीच, पीठ के भाग में भी दर्द हो रहा है, तो वो गैस से हो सकता है। यदि एक्सरा पकड़ नहीं पा रहा है या डॉक्टर नहीं पकड़ पा रहा है तो वो क्या है, वो कुछ गैस प्रॉब्लम होता है। जैसे आपको गिरधारी भैया का मैं कल उदाहरण बताया था, है ना, गिरधारी साहू जी हमारे रिसाली के हैं। वो 2002 की बात है, शांतिकुंज में बहुत सारे राज्यों के भाइयों का प्रशिक्षण था, क्योंकि बहुत सारे राज्यों में डिमांड आई। तो मैं शिवचरण भैया और डॉक्टर रामाधार गजेंद्र जी, 3 लोग कहाँ जाएं, और तीनों एक साथ ट्रेनिंग देते थे। तो हम लोग शांतिकुंज में बैठ के प्लानिंग हुई कि सबको बुला लेते हैं जहाँ जहाँ डिमांड आ रही है। तो जाना नहीं होगा, इतने सारे जगह कहाँ जा पाएंगे। जैसे कुल्लू मनाली के कुछ भाई लोग आए थे, तो करीब 65 लोग आए थे बहुत सारे राज्यों से। उसमें ट्रेनिंग था, तो उसमें हमारे गिरधारी भाई साहब भी गए थे। रात को इसके पीठ में बहुत दर्द हुआ, तो हम लोगों के पास खबर आया, हम लोग गए बाम लेके और बोले इधर डॉक्टर को भी फोन किया, हॉस्पिटल में डिस्पेंसरी में लाएंगे करके, और जाके बाम को लगाए, है ना। और थोड़ा देर में उसको राहत मिली, लेके आए हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल आते तक वो नॉर्मल हो गए। दूसरे दिन उनका टिकट था, हम लोग बोल रहे थे कैंसिल कराओ, मत जाना, तबीयत खराब है। वो नॉर्मल हो गया, दूसरे दिन वो घर आ गए। तो क्या होता है, गैस बन के पर्टिकुलर एक जगह रुक के
वहां से ब्लड सर्कुलेटिंग को प्रभावित कर देता है। जी। और गैस वाली चीज तो दिन भर रहता है नहीं, इसलिए डॉक्टर के पास जब हम जाते हैं तो वो चीज पकड़ में नहीं आती। तो यदि पर्टिकुलर एक जगह पे दर्द हो रहा है तो वो गैस संबंधी प्रॉब्लम हो सकता है। तो उसके लिए कि मैंने बताया बहुत सारे गैस संबंधी उपचार, वो उपचार का उपयोग कर ले, पानी ज्यादा से ज्यादा पिए, योग करें। और योग में यदि वो जो हमारे भुजंग आसन है ना, जी। वो करेंगे तो देखेंगे हमारे सीना जब हम उठाते हैं, सिर को उठाते हैं, तो पीठ के भाग में भी तनाव पड़ता है, तो उससे भी उनको भुजंग आसन से काफी लाभ होगा। दूसरा, हम सूर्य नमस्कार करते हैं तो उसमें भी हमारे पीठ को, जब हम पहाड़ासन बनाते हैं तो उसमें हमारे पीठ में दबाव बनता है, तो जी। उसको योग से ज्यादा लाभ मिलेगा, दवा से भी ज्यादा लाभ मिलेगा योग से। तो जी। प्रज्ञा योग में भी हम भुजंग आसन करते हैं और सूर्य नमस्कार में भी हम करते हैं, तो दोनों में जो उसको अच्छा लगता है वो कर ले, लाभ मिलेगा उसको। जी, इससे भी और जानकारी चाहिए रहेगा तो वो सीधे बात कर सकते हैं आपसे और भी जानकारी ले लेंगे। अच्छा, ये ठीक 2 है। प्रश्न और आया था, इसका आप जवाब दिए कि नहीं दिए हैं? ये गले की इन्फेक्शन का घरेलू उपचार, इसका बता दिए हैं क्या? नहीं, उसके बारे में पूछ नहीं पाए थे। हाँ। गले के अंदर है। जी, जी। गले के अंदर संबंधी इसके लिए मैंने उस दिन आपको बताया था ना, गले वाला तकलीफ, अंजीर आपने उपयोग किया, फायदा हुआ क्या? नहीं, उस दिन तो खैर वो ठीक हो गया अपने आप। कुछ दिन में तो ठीक हो गया वो। मैंने आपको उस दिन 2-3 दवा बताया था आपको गले संबंधी। एक तो अंजीर बताया था, है ना, जी। अंजीर का काढ़ा बना के ले लें। दूसरा, गर्म पानी, तुरंत राहत के लिए गर्म पानी में सेंधा नमक डाल के, है ना, गरारा करें तो उससे भी गले संबंधी तकलीफ दूर हो जाएगी। और बाद में वो मेरे को कांटेक्ट कर देंगे तो जो मैंने आपको 2-3 फार्मूले बताए थे जी। वो मैं उसको देख के बता दूंगा, है ना। और अंजीर वाला तो बता ही दिया था आपको, है ना, अंजीर वाला वो उपयोग कर सकते हैं। नहीं, ये एक भाई का प्रश्न है ये। हाँ, तो उन्हें बता दीजिए अंजीर वाला। हाँ, चलिए मैं बता ही देता हूँ, मैंने ये निकाल भी लिया। गले संबंधी यदि कोई भी तकलीफ हो, गले में रोग हो, तो गले में खराश तथा तालु मूल में सूजन जलन हो तो अनानास का रस, अनारस का रस सेवन कराने से लाभ होता है। दूसरा, गले के कंठ की दर्द युक्त सूजन में 50 ग्राम गुलर के कच्चे फलों को 500 ग्राम पानी में है ना डालकर काढ़ा बनाकर सुहाता, माने हल्का गरम गरम, जितना हम सहजता से पी सकें, है ना, वो बनाकर पी लें, उससे गरारा करें। अगला है, गले और जीभ के शोध के साथ यदि दर्द हो रहा हो तो 5-6 शुष्क अंजीरों को पानी में उतारकर काढ़ा बनाकर पीना चाहिए, उससे गरारा भी करना चाहिए। गला दर्द हो, गला बैठना हो, गले में ललाई हो तो 1 गिलास गर्म पानी में नमक और आधा नींबू निचोड़कर सुबह सुबह गरारा करना चाहिए। तो मैंने 3-4 फार्मूले आपको गले संबंधी बता दिए हैं, उनको बता दीजिएगा। और भी डायरेक्ट भी मेरे से संपर्क कर लेंगे तो फिर मैं भी बता दूँ। एक प्रश्न और आया है। प्रणाम भैया, प्रणाम जी। भैया, मैं महेंद्र सिंह वर्मा, नवागढ़ बेमेतरा जिला से। मिर्गी के लिए तो भैया सबसे अच्छा हम लोगों ने जो उपयोग किया है, कई एक रिक्वेस्ट को हम लोगों ने ठीक भी किया है। डॉक्टर रामधर गजेन जी को जानते होंगे, दुर्ग के हैं, और उन्हें जो दुर्ग में जो गौशाला है मोहलाई में, उसमें ने कई साल काम किया है, तो वो बनाते हैं दवा की। तो जो हमारी गाय होती है ना, गाय जब पहला बच्चा देती है तो वो पहला बच्चा जो गाय का बाहर आके जो गोबर करता है वो पीले रंग का करता है, क्योंकि पेउस दूध जो पी के बाहर आता है तो वो पीले रंग का दस्त करता है। उस पीले रंग के दस्त को कांच के बर्तन में सुखा दीजिए। कांच के बर्तन में क्या है, ऊपर नीचे दोनों तरफ से धूप मिलेगा, तो कांच के बर्तन में सुखा दीजिए, वो सूख जाएगा। सूखने के बाद 100 ग्राम पाउडर, 100 ग्राम में 50 ग्राम आंख, है ना, आंख मतलब फुलहर का दूध, हमको देखते हैं, हम तोड़ते हैं तो उसका दूध निकलता है ना, तो आंख का 50 ग्राम दूध और 50 ग्राम काली मिर्च, इन तीनों को एकदम खरल में जितना चिकना पीस सकते हैं खरल कर लीजिए, और छोटे छोटे डिब्बों में भर के उनके पैकेट में रखिए, जिसको मिर्गी आती है ना। और जब भी दौरा है, घर के लोगों को बता के रखें कि जब भी दौरा है, दोनों नाक के छेद में थोड़ा थोड़ा डाल के जोर से फूंक लगा दें, ताकि वो मस्तिष्क में चढ़े। कीटाणु उसी समय बाहर आए होते हैं, ऐसा मानना है। तो
ऐसा हम लोगों ने प्रयोग किया है भाठा गांव में और उससे उनको लाभ मिला है। एक तो इसका नाम है गोपालनस, ये जयती जय गौ माता में छपा है। दूसरा मैंने मिर्गी के लिए उपयोग किया है पाटन ब्लॉक में, असोगा एक गाँव है, फितुराम साहू जी हमारे एक परिजन है, उनका बेटा है गंगा दिन साहू जिनका पाटन में प्रेस है। एक बार हम लोग उनके घर बैठने गए तो उसने अपनी एक नाती बहू को परिचय, गंगा दिन के बहू को ला के परिचय कराया और फिर परिचय कराने के बाद बताया कि भैया इसको तो मिर्गी आती है, महीने में कई बार तो 2 बार 3 बार बेहोश हो जाती है। तो मैंने कहा बैठ बेटा बैठ, उसको बिठाया और उनसे बातचीत किया और पूछा घर में गाय है? बोले हाँ बाबूजी है। तो मैं कहा बेटा तेरे को ठीक होना है ना तो तू तेरे हाथ, अपने हाथ से गोबर कचरा करना। मैंने उदाहरण दिया, देखो मिर्गी आती तो कई लोग गोबर सो खाते हैं ना, तो मैं कहा बेटा तू जब अपने हाथों से ही गोबर उठाएगी, तेरे हाथ में पैर में गोबर लगेगा तो गोबर के गंध से वो कीटाणु होगा नहीं, तेरे को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और वो बेचारी परेशान तो थी। ये अगस्त महीने की बात है, अगस्त से उन्होंने गोबर कचरा करना शुरू करी। दिसंबर में फिर मेरे साहू जी से मुलाकात हुई, उसने कहा भाई साहब अभी तक एक भी बार बेहोशी नहीं आई और ये करीब 3 साल हो गया गोबर कचरा अपना बराबर करती है और आज तक एक भी बार उनको मिर्गी का दौरा नहीं आया। एकदम सरल उपाय उसने किया और मैंने गांव का नाम बता दिया, फिर तुरंत साहब आप जाके संपर्क करके भी पूछ सकते हैं। एक दवा और है मिर्गी का जिसको हम लोग पंचगव्य घृत बोलते हैं, हमारी आंवलखेड़ा में बनती है। ये देसी गाय का दूध, देसी गाय का दही, देसी गाय का घी और देसी गाय का ही पेशाब और देसी गाय के गोबर का ताजा रस, इन सभी की समान मात्रा ले लीजिए आप। जैसे 100 ग्राम लेते हैं तो सभी तौल के 100 ग्राम रहे और सबको अच्छा से मिला के लोहे के कढ़ाई में जितना धीमी आंच से आप पका सकते हैं उतने धीमी आंच में पकाइए उसको। अब पक गया आपको कैसे पता चलेगा? तो आप रुई की बत्ती बनाइए और उसमें डुबा के माचिस से जलाइए। तो पानी के अंदर रहेगा तो चिड़चिड़ की आवाज आएगी और घी बचा रहेगा तो बिना आवाज के जल जाएगा। बिना आवाज के जल गया तो समझो उसमें घी बचा है। उसको आप उतार लीजिए और ठंडा करेंगे तो कचरा भी उसमें जम जाएगा, इसलिए थोड़े हल्का गर्म हालत में ही, गुनगुने हालत में ही कढ़ाई को टेढ़ा कर दीजिए तो कचरा नीचे बैठ जाएगा और घी अलग हो जाएगा। उस घी को छान के आप ऐसे डिब्बा में रखिए जिसमें चम्मच डाल सके। शीशी में भरेंगे तो अंदर जम जाएगा, निकालोगे कैसे? तो थोड़े चौड़े मुंह वाले बर्तन में, डिब्बे में उसको रख लीजिए और वो मिर्गी के रोगी को 1-1 चम्मच खाने को दीजिए सुबह शाम। और रात को सोते समय उनके नाक के दोनों छिद्रों में 1-1 बूंद डालें, थोड़े नाभि में लगाएं, थोड़े तलवों में लगाएं और बिना तकिया के सोएं। बिना तकिया में सोने के पीछे भाव यह है कि जो हम नाक में डालेंगे 1-1 बूंद, तकिया लगाने से रिटर्न आ जाएगा। बिना तकिया के सोएंगे तो हमारे मस्तिष्क में चढ़ेगा और मिर्गी के कीटाणु मस्तिष्क में होते हैं, तो बिना तकिया के सोए तो वो घी हमारे मस्तिष्क में जाके उसको लाभ पहुंचाएगा। तो पंचगव्य घृत भी मिर्गी के लिए बहुत अच्छी औषधि है। और चूर्ण के रूप में खिलाना है तो शंखपुष्पी है, ब्राह्मणी है, सरस्वती पंचक चूर्ण है, ये सब मस्तिष्क संबंधी औषधि उनके लिए लाभकारी है। जैसे सरस्वती पंचक चूर्ण, ये तो बहुत सरल है और ये बहुत अच्छी औषधि है, क्योंकि हम स्कूल कॉलेज में जाते हैं हमारे मिशन के भाई लोग, तो बच्चे पूछते हैं भैया ये मेमोरी बढ़ाने के लिए, याददाश्त बढ़ाने के लिए कोई चूर्ण बताओ, तो आप सरस्वती पंचक चूर्ण बता सकते हैं। इसमें शंखपुष्पी है, नोट करने वाले नोट कर ले, शंखपुष्पी, ब्राह्मणी, सतावर, मीठी बच और गोरख मुंडी। गोरख मुंडी बोलते हैं छत्तीसगढ़ में गुड़ेलिया को। ये पांचों की समान मात्रा तौल के रख लें और सबको चिकना पीस के आपस में अच्छे से मिला लें और 1-1 चम्मच शहद, दूध या पानी के साथ लें। ये सरस्वती पंचक भी मिर्गी में काम आएगी। तो मैंने मिर्गी की आपको इतनी सारी दवा बता दी, आप जिसका भी उपयोग करना चाहें कर लें। जी, एक प्रश्न काफी देर से आया हुआ है। सोकर उठते ही तलवों में दर्द होता है, फिर धीरे धीरे कम हो जाता है, इसका उपचार बताइए। वो तो भैया एक तकिया, पैर के नीचे भाग में तकिया लगा के सोएं, है ना। क्या होता है जब सोते हैं ना उसका ब्लड का सर्कुलेटिंग नीचे की तरफ जाके इकट्ठा हो जाता है और धीरे धीरे जब उड़ता है तो वो नीचे की तरफ बहाव उनका रुका रहता है और इसलिए दर्द होता है। थोड़ा बहुत जब चलता है धीरे धीरे तो वो सर्कुलेटिंग ठीक हो जाती है, दर्द कम हो जाता है। तो तकिया लगा के जब सोएगा पैर में तो नीचे ज्यादा रुकेगा नहीं, रिटर्न हो जाएगा। कमजोरी के कारण शरीर में या तो खनिज या शिथिलता आने के कारण, वो जैसे गाड़ी इंजन पुरानी हो जाती तो अच्छा काम नहीं करती ना, वैसे ही
ब्लड सर्कुलेटिंग अच्छी नहीं हो पाती। जिस क्षेत्र में वो रुक जाता है ना, जैसे देखना कई बच्चे बहुत देर तक खड़े रहते हैं और उनको चक्कर आ जाता है। क्या होता है, ब्लड को रोटेट होते रहना चाहिए। बहुत देर तक खड़े होने से क्या है, ब्लड नीचे की तरफ ज्यादा आता है और ऊपर की तरफ वो रिटर्न नहीं हो पाता, मस्तिष्क को ब्लड की पूर्ति नहीं हो पाती, उससे उनको चक्कर आ जाता है। उसी तरह वो है, तो वो एक तो वो मालिश करके, जैसे कामधेनु मालिश तेल है या सरसों तेल में लहसुन डाल के उसको गर्म करें, लहसुन यदि काला हो जाए तो उसको उतार ले और मालिश करके सोए, गर्म रहे ताकि ब्लड सर्कुलेटिंग अच्छी हो। और पैर में तकिया लगा के और मालिश करें तो उसमें लाभ मिलेगा उसको। जी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। निश्चित रूप से आज काफी संतुष्ट हुए हैं हमारे भाई बहन, और जो भाई बहन कल जुड़े थे आज नहीं जुड़ पाए हैं, या आज बहुत से भाई बहन आज जुड़े हैं कल नहीं जुड़ पाए थे, इन सभी के लिए हम सूचना देना चाहेंगे कि भैया की इतनी शानदार जानकारी को हम YouTube में अपलोड करेंगे और आप कल इसे YouTube में भी देख सकते हैं। इत्मीनान के साथ हमारे भाई बहन यदि लिख नहीं पाए हैं तो पुस्तक के आने में तो भी देर है, आप तब तक इसे YouTube को अपने हिसाब से आप धीमी गति कर बकायदा सारे उपचार को लिख सकते हैं। और भाइयों से मैं भी आग्रह करूंगा, भले ही आपको कोई तकलीफ ना हो, लेकिन आप यदि उपचार को लिख लेंगे तो आपके आसपास के लोगों को इस प्रकार की कोई तकलीफ होगी जिसमें आप इसको मदद कर सकते हैं प्रारंभिक रूप से। अधिक जानकारी के लिए तो भैया जी का नंबर है ही है, लेकिन प्रारंभिक रूप से आप उनको मदद दिला सकते हैं। इस नाते सभी के पास ये जानकारियां होनी चाहिए। हमारी जो स्वास्थ्य जागरण आंदोलन का योजना बना हुआ है उसमें हम हर एक जिले के अपने कार्यकर्ताओं को एक अनुभव युक्त वैद्य बनाना चाहते हैं। अनुभव युक्त जानकारियां, जैसे हरीश भैया हमारे हैं किसी और क्षेत्र के, लेकिन लगन निष्ठा रुचि ने इन्हें आज एक वैद्य का स्वरूप प्रदान किया है। तो ठीक इसी प्रकार से हम चाहते हैं कि हर एक क्षेत्र में हमारे कार्यकर्ताओं की इस प्रकार की जानकारियां हो जिससे कि वो दूसरों को भी मदद कर सकें। तो ये YouTube में हम कल अपलोड कर देंगे जिससे कि आप और विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। और भैया जी ने 2 दिन का महत्वपूर्ण समय दिया है, इसके लिए हम प्रांतीय प्रकोष्ठ की ओर से उन्हें धन्यवाद देते हैं और आशा करते हैं कि भविष्य में जब भी इस प्रकार का शिविर आयोजित करने का व्यवस्था बने तो पुनः वो समय देंगे। और इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी भाई बहनों का भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज चूंकि श्रद्धेय डॉक्टर साहब का भी कार्यक्रम था और वो 5:30 बजे तक चला था, उसके बावजूद भी बड़ी संख्या में आज भाइयों ने इस स्वास्थ्य शिविर में भागीदारी की है, इसलिए मैं अपने भाइयों बहनों को भी सादर धन्यवाद देना चाहूंगा। और इसी प्रकार से हम ये सब के लिए जो उपयोगी है ऐसे ही विषयों को लेकर के निरंतर आते रहेंगे और भाइयों के बीच जो भी उनकी आवश्यकता है उसके हिसाब से कार्यक्रम करते रहेंगे। इन्हीं आशा और अपेक्षा के साथ आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। सही भाई, प्रणाम सभी भाइयों को प्रणाम। आइए शांति पाठ करते हैं। ओम द्यहुः